Hello, guys. So we are waiting for others to join. Till then, feel free to submit previous tasks, whichever I allotted to you. The two questions about last lesson. So one was about the Germans forcing Frenchmen to coup in. The Germans forcing the Frenchmen to coup in German, and the second one being that why were they so regretful? Hello, Deepak. हेलो। हाँ, तो ये आपका मतलब आपका मेरे साथ पहला लाइव सेशन है दीपक। तो Yes, yes, yes. I'm so excited. How are you? आई एम ऑल्सो वेरी मच एक्साइटेड क्योंकि इसी चीज में मेरे को मजा आता है। बेसिक चीज जैसे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो आप पहले आप अपने आप को थोड़ा बता दो, इनफॉर्मल वे में मेरे को बस बता दो कि कौन से Okay, okay, okay. Yeah. So, right now I'm in 12th. Okay, but in Dharam Public School, Greater Noida. हाँ Uh, and I'm in art stream. My subjects are pol science, geography, history, physical education, and English. बढ़िया। And right, हम्म, हाँ हाँ बताओ बताओ। no. As this word, कितने chapters हो गया मुझे बता रहा अच्छा, हाँ तो स्कूल में अभी इंग्लिश में क्या चल रहा है, मतलब जो जो भी मीटिंग्स होती हैं लाइक The anime, द the anime chapter. हाँ विस्टास से हाँ, वो खत्म. वो खत्म हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा तो ये एम है कि हम ऐसे कर रहे हैं कि हर चैप्टर की सबसे पहले हम उसको चैप्टर को समझते हैं, उसको रीड करके या ऑडियो बुक के थ्रू। ठीक है, Okay. फिर उसकी समरी देखते हैं हम, ताकि हमें हमारा एक तरीके से वो बैठ जाए हमारे मन में। उसके बाद हम उसको डिस्कस करते हैं, Right. जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई में पिछले 6 साल से आ रहे हैं, या फिर हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको Okay. डिस्कस करते हैं ऐसे वेबिनार्स रखकर, ऐसे सेशंस रखकर। और फाइनली फिर हम थोड़ा होमवर्क मिलता है और उसको फिर सबमिट करना होता है गूगल डॉक्स के थ्रू। तो Okay. हर चैप्टर के लिए हम ये करेंगे। ज्यादा होमवर्क नहीं होता, मोस्टली No, मतलब it's आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा आधा okay. घंटा, ताकि हम मतलब हम हमारा एम ये है कि हम इंग्लिश को ढंग से करके रखते हैं और रटे ना एंड में जाके। क्योंकि बहुत लोग मैंने देखा है, अपने टाइम में भी देखा है कि लोग रटते थे, लेकिन ना तो मैंने खुद रटा, ना अपने कजन्स, ना अपने भाई को रटने दिया। और ना रटने और पॉइंटर्स बनाने के थ्रू मेरे 95 आ गए और मेरे भाई के 96 आ गए। Wow, मेरे से भी ज्यादा। such a nice great man. हाँ, तो यही इस वर्कशॉप का एम है। तो हम, हाँ देखो एक कंगन भी आ गई, ज्वाइन हो रही है वो। हेलो कंगन। तो कंगन हमारे साथ पिछले सेशन में भी थी, और उन्होंने हमारे साथ लास्ट लेसन का Okay. एक्सप्लेन करा था। हाँ, मैंने वीडियो में देखा था. हाँ, तो मतलब ऐसा वीडियो तो इसलिए दिया जा रहा है ताकि जैसे बहुत लोग को मिस हो जाता है ना, तो उनको रिकॉर्डिंग मिल पाए। और वो अनलिस्टेड है, मतलब वो पब्लिक नहीं देख सकती है, वो सिर्फ आप लोग देख सकते Okay, okay. हो। अनलिस्टेड समझते हो ना यूट्यूब पे क्या होता है? हाँ, अनलिस्टेड समझते हो ना यूट्यूब पे क्या होता है? हाँ, इस प्राइवेट पब्लिक नहीं होता वो. हाँ, वो पब्लिक नहीं होता, प्राइवेट भी नहीं होता। प्राइवेट में क्या होता है कि आपको मतलब आप किसी को डेजिग्नेट कर सकते हो कि वही देख सकता है। लेकिन अनलिस्टेड में क्या होता है, हाँ, जिसके पास लिंक होता है वो देख सकता है। हाँ, तो कंगन से बात करते हैं। हेलो कंगन। ओके. शायद कंगन का सब कुछ म्यूट है इस वक्त। हेलो हेलो। हाँ, तो सुनी ऑडियो बुक दोनों ने? आपने सुनी कंगन ऑडियो बुक? हाँ जस्ट अ मिनट, मैं अपने इससे लैपटॉप से कनेक्ट कर रही हूँ, मैं इसे हाँ डिस्कनेक्ट करूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके। हाँ, तो तब तक मैं दीपक को समझा देता हूँ। तो दीपक, मैं तुमको अब अपना इंट्रो देता हूँ और अपना फटाफट तुम्हें
समझाता हूँ कि ओके कैसे ओके खेलेंगे ओके। हम, ठीक है? तो /in/Aadhar.io अगर इस पे तुम जाओगे तो देखो, बेसिकली मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। एक मैंने बीटेक करी हुई है कंप्यूटर साइंस में, और मेरे को मतलब ओके दो चीजें आती हैं, एक तो कोड लिखना आता है और एक पढ़ाई कराना, मतलब टीचिंग आती है, ठीक है? तो दोनों में मेरे को मजा आता है। तो एक प्रोफेशन है और एक मेरा पैशन है। तो बेसिकली यहाँ पे तुम जाके देख सकते हो कि मैंने कहाँ पे पढ़ाई करी है, क्या क्या करा है जिंदगी में। हालांकि अभी मैं 24 साल का ही ओके हूँ, और यहाँ पे मैं काम करा था, यहाँ मैं एसआरएम से पढ़ा हूँ, डीपीएस में पढ़ा हूँ। और मेरे बारे में अगर ओके इंट्रो देखना हो तो यहाँ पे जाके देख लेना। और अगर कभी ओके। कंप्यूटर में कोई कुछ भी सीखना हो या बताना हो तो जरूर बताना। कंप्यूटर्स श्योर श्योर श्योर, मेरा, कोडिंग तो बहुत बेस्ट चीज है। हाँ, मजा आ जाएगा। कोडिंग तो बेस्ट चीज है, सही में बेस्ट है, मजाक नहीं है। दूसरा अब मैंने हम, भी एक ऐप भी डाउनलोड किया था, वाइट हेड जूनियर करके, कोडिंग का ही है, बट उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा कि उसमें पढ़ाने का तरीका तो मैंने अच्छा, क्या क्या पढ़ा रहे थे उसमें, क्या सीख रहे थे उसमें? कोडिंग में तो बहुत नहीं, कुछ। मैंने उसमें कुछ सिखाया तो भी नहीं, मतलब क्लास अटेंड के लिए मैंने देखा तो शेड्यूल मैच नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैंने उसे रहने दिया। कोई बात। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि हम इंग्लिश कैसे करेंगे, ठीक है? तो ये वाला एक मेन गूगल डॉक्स होगा जहाँ पे मैं सारे नोट्स और समरी और सब कुछ दूंगा आपको। आपने ओके। ये ग्रुप में भी शेयर था, तो आपने देखा था ये खोल के गूगल डॉक? हाँ हाँ, तो इसमें आपकी समरी थी लास्ट लेसन की, और उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे, उसकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस और ओके उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे विद सॉल्यूशंस थे, ठीक है? और ऐसे ही मैं हर चैप्टर के लिए आपको ऑडियो बुक, समरी और उसका लाइव डिस्कशन आप लोगों के साथ, और इवन उसके जो जितने भी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं मैं वो भी एनालाइज कर रहा था, निकाल रहा था कि कौन कौन से ट्रेंड्स बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो वो भी आपको निकाल के दूंगा और यहाँ पे ही इंक्लूड करूंगा। तो इस लिंक को ध्यान रखना, ये एनीवन कैन व्यू है, तो आप इस लिंक को व्यू कर सकते हो लेकिन एडिट नहीं कर सकते। और अपना भी एक एज अ नोटबुक एक गूगल डॉक बना लेना पर्सनल, नया, ठीक ओके है? जिसमें आपसे सबमिशंस लूंगा मैं, मतलब कुछ अगर राइटिंग सेक्शन का दूंगा या कुछ अगर कोई क्वेश्चन लिखने को दूंगा, तो वो आप नोट कर सकते हो, रहेगा एक साथ एक जगह पे, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। क्लियर है अभी तक? एवरीथिंग इज ठीक है, तो हम आज, एक्सक्यूज मी, हाँ कमेंट बताओ। मेरा रिक्वेस्ट आया हुआ होगा, प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए ना, मैं उसमें जूम वेटिंग रूम में हूँ। अच्छा, एक सेकंड। जूम मीटिंग रूम। ये रहा। अच्छा, इसके नीचे छुप गया था ये, एडमिट। चलो, आपको भी हमने एडमिट कर लिया अब यहाँ पे इस लाइव सेशन में। हो गया? हेलो कंगन, आप अब ज्वाइन हो गए? हाँ हाँ। ठीक है, तो अब हम सेकंड लॉस्ट स्प्रिंग वाला देखेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा, फिर मैं आपको समरी दूंगा और उसके कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो बहुत मजा आने वाला है, बस पार्टिसिपेट करना। और बेसिकली इस वर्कशॉप का एक ही एम है। इसका एम ये भी नहीं है कि आपको 100 में से 100 नंबर लाने इंग्लिश में। इसका एम ये है कि आपको ये जो चैप्टर्स है इनको एक तरीके से समझना है, असली में समझना है, नॉट लाइक कि जस्ट पेपर में पढ़ लिया और हो गया वेरी गुड, ऐसे नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है फ्लेमिंगो, और आगे चल के जिंदगी में आपको रियलाइज होगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे लेसन है। तो इसको अच्छे से पढ़ना ताकि जब तुम्हें इसकी जरूरत पड़े असली जिंदगी में, तब तुम्हें याद रहे ये बातें, ठीक है? तो सबसे पहले मेरे को दीपक थोड़ा थोड़ा बताओ इसके बारे में। आपने जो ऑडियो बुक सुनी, आपको क्या समझ आया? दो कहानियां हैं इसमें, एक तो हमारे साहिब आलम की है और एक मुकेश की है ना? तो हाँ। एक एक कहानी बताएगा और एक एक कहानी बताएगा, तो कौन सी कहानी कौन बताएगा ये डिसाइड करो, फटाफट बताओ।
और बहुत इनफॉर्मल वे में हिंदी में बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ओके, लाइक मैं साहिब से शुरू कर देता हूँ, पहला टॉपिक है तो। कंगन वो साहिब से शुरू करें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, बट मेरे को चैप्टर बिल्कुल नहीं समझ में आया आज वाला, इसलिए मतलब ऑडियो बुक हाँ सुनने वैसे के चैप्टर बाद बहुत हाँ तो मैं मिक्स्ड समझाऊंगा ना, है। पूरा समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके ओके। हाँ शुरू करो साहिब से। तो अब ऑथर के बारे में बताना है। नहीं आप जैसा ओके चाहो चैप्टर, आप, ये अब आपका टाइम है, ये आपका प्रेजेंटेशन टाइम है, ओके प्रेजेंटेशन। मतलब मजे के लिए, हाँ डरो मत। हाँ बताओ। तो इसमें एनीस जंग ऑथर इस चैप्टर की। हाँ तो उनके बारे में शॉर्ट डिटेल दिया गया है कि वो राउरकेला में बॉर्न हुई थी, उनका चाइल्डहुड यहीं बीता था, एजुकेशन बहुत उनका मतलब एडोलेसेंस हैदराबाद में गया है, हाँ और एजुकेशन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और हैदराबाद दोनों में हुई है। ठीक है। और उनके दोनों पेरेंट्स मदर फादर दोनों राइटर्स थे, वो भी अपना करियर एज अ राइटर स्टार्ट किया इंडिया में, हाँ और एडिटर रही, कॉलमनिस्ट रही बहुत मेजर न्यूज़पेपर्स में, जो इंडिया और अब्रॉड में दोनों चलता है, बढ़िया। और बहुत सारी बुक्स भी लिखी उसके अलावा, न्यूज़पेपर के अलावा। और तो एक उन्होंने लॉ स्प्रिंग करके बुक है जिसका एक शायद एक्सट्रैक्ट है, आई गेस यस। एक्सट्रैक्ट नहीं है उसका। हाँ 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 एक्सर्प्ट है, शॉर्ट मतलब कि पार्ट है उसका उसका एक बस। पार्ट है, सब पार्ट है। सो सो इस वैसे तो इसका टॉपिक दिया है, समटाइम आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। तो ये मतलब दिमाग में मोटा मोटी बिठा देता है कि इसमें कैसे तुम्हें सोचना है। उस ऐसे समटाइम मतलब ये बताया गया है, समटाइम आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। तो ये साहिब की लाइन की वजह से उसे थोड़ा हाईलाइट कर दिया गया है, वैसे दिखाने गया है। तो इसमें ऑथर पूछती है एनिस जंग साहिब से कि व्हाई डू यू डू दिस। ये इसका पहला क्वेश्चन होता है इस बुक में, साहिब से पहला क्वेश्चन कि व्हाई डू यू डू दिस। तो साहिब को उसने पूछा, तो साहिब ने वापस जवाब दिया इस चीज का कि है ना। वैसे तो साहिब से उसने पहले साहिब के बारे में बताया कि साहिब से मैं रोज मिलती हूँ सुबह, मतलब एक ब्रीफ इंट्रो दिया उसके बारे में, कैसे उससे जान पहचान हुई उसकी। हाँ 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 तो एवरी मॉर्निंग उनसे मिलती थी, स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप ऑफ माय नेबरहुड। तो यहाँ से स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड एक मतलब टर्म रिलेट किया गया है, वैसे वो बताने के लिए बस कि उनके लिए वो गोल्ड ही था एक तरीके का, गार्बेज में जो उनको मिलता था, लाइवलीहुड था उनका, उसके लिए स्क्राउंजिंग का एंजॉयमेंट था मतलब बट पता है उसके और क्या होता पीछे है? लाइवलीहुड। हाँ स्क्राउंजिंग का मतलब पता है और क्या होता है? जैसे आपने कोई गिलहरी देखी है, हाँ गिलहरी जब अपना नट जो होता है उसे छुपा देती है, फिर उसको ढूंढती है, जैसे मिट्टी विट्टी हटाती है, तो उसे भी स्क्राउंजिंग कहते हैं। ओके। हाँ तो स्क्राउंजिंग मतलब कि एक बहुत बड़ी मिट्टी के ढेर में कुछ चीज को ढूंढना, ऐसे ये मतलब है। हाँ कंटिन्यू करो, बढ़िया बता रहे हो। मतलब मिट्टी के ढेर में किसी और ढेर में कुछ, मतलब ढेर में कुछ खोजना। हाँ कुछ भी ढेर, मतलब वो किसी से भी रिलेट कर सकते हो तुम। ओके सो न्यू टर्म लेट मी नो दैट स्क्राउंजिंग। हाँ बढ़िया है, बढ़िया। सो साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहिब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था ढाका में, बेसिकली वो ढाका से आया हुआ था, हाँ बांग्लादेश, बांग्लादेश। जिसे हम बेसिकली रोहिंग्या मुसलमान भी कहते हैं, जो वहां हाँ से आते हैं बांग्लादेश टाइप साइड से। हाँ वो हाँ ढाका से था। ठीक है। बेसिकली इसमें बताया द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, वो थोड़ा और अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है ढाका को। द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका से वो आया था, इंडिया माइग्रेट हुआ था। हम्म तो उसे अपने घर की उतनी मेमोरी भी नहीं है, कुछ याद भी नहीं है वैसे, क्योंकि बहुत छोटा था जब वो माइग्रेट हो गया था अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ ठीक इंडिया, काम हम्म, की तलाश में। ठीक है। आ, इसमें एक लाइन है, देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम, हिज मदर टेल्स हिम। हाँ सो आई गेस इसमें कोई डिजास्टर के बारे में बता रहे हैं। हाँ कि वहां पे एक नेचुरल डिजास्टर हुआ था जिसकी वजह से वो सब लोग शिफ्ट होके यहाँ पे आ गए थे, दिल्ली में ना सीन। उनका घर बचा ना फील्ड। हाँ ये बात बस उसकी मम्मी ने इतना ही बताया था, नहीं उसके बताया। ढाका के घर वाले से रिलेटेड और ढाका से रिलेटेड। हाँ और फिर उसने बताया कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू। हम्म नहीं तो इसमें जब वो कहना है लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। तो हाँ इसमें बिग सिटी से मतलब है जो जहाँ पे रह रहा है वो फिलहाल, हम्म और गोल्ड से मतलब गार्बेज, मतलब उसी गार्बेज में से जो उसको गोल्ड मिल जाए उसके लिए हिसाब, उसके हिसाब से जो। तो हम्म आई हैव नथिंग एल्स टू डू,
इमर्टस, उसने बोला धीरे से कि और मेरे पास कुछ है नहीं करने के लिए। एकदम सही। लुकिंग अवे गुड। ओके, हाँ हाँ सही है, सही है, सही है। अब मैं इतना जितना आपने बताया, एक बार मैं इसको पहली स्टोरी को थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है? हाँ। कंगन अभी तक कैसा लग रहा है अभी तक? पिछली बार कंगन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था। हाँ हाँ समझ आ रहे हैं। देखो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ ताकि आपको चीजें समझ आ जाएं, और दीपक ने बहुत अच्छे से बताया। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये दोनों स्टोरीज मतलब एक के पास 0 है तो एक के पास 1 है। इसका क्या मतलब है कि जो जो पहली स्टोरी है और दूसरी स्टोरी है, दोनों कंपैरिजन में चल रही हैं। मतलब पहली स्टोरी में उनके पास घर वर कुछ नहीं है, ठीक है? पहली स्टोरी में पहली स्टोरी क्या है, वो लोग ढाका से, बांग्लादेश से, यहाँ इंडिया में दिल्ली के बॉर्डर में एक प्लेस है, उसका नाम है सीमापुरी। वहां पे स्लम की तरह एक जगह झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, ठीक है? और लोग वहां पे जो लोग आए हैं उनके पास ना कोई आइडेंटिटी है, क्योंकि वो इंडियन सिटीजन नहीं है, ना उनके पास कोई आधार कार्ड है, ना उनके पास कोई पैन कार्ड है, कुछ नहीं है उनके पास। राशन कार्ड भी बड़ी मुश्किल से उन्होंने कुछ जुगाड़ करके बनवाया है, और उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है। बस उनके पास एक ही लाइवलीहुड का मीन्स है, जो कि है रैग पिकिंग। जो बड़े लोग हैं उनके लिए वो सर्वाइवल का मीन्स है, जो बच्चे हैं उनके लिए वो एक नया, मतलब वो दे आर सर्चिंग फॉर गोल्ड। गोल्ड मतलब कि कभी कभी उन्हें कोई स्पेशल चीजें मिल जाती हैं, या तो कोई टूटा फूटा खिलौना, टूटा फूटा चश्मा, या कोई 1 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का नोट। कभी कभी अगर उन्हें ऐसा मिल जाता है तो वो इनके लिए वो उसको ही वो गोल्ड बुलाते हैं। और जो बड़े लोग हैं उनके लिए तो ये एक तरीके से मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। अब जो पहली स्टोरी है उसमें जो ऑथर है हमारी अनीस जंग, एक बहुत अम्यूजिंग बात है कि जब मेरे को पता नहीं था कि अनीस जंग एक फीमेल है। तो जब मैंने रिकॉर्ड करी थी तो मैंने एक मैन के इमोशन से रिकॉर्ड कर डाली। तो आपने जब सुना होगा तो एक मैन के इमोशन से रिकॉर्ड करके डाली है मैंने ये। लेकिन बाद में मुझे चला कि अनीस जंग एक फीमेल है, ठीक है? तो हाँ, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे हमारे जो ऑथर हैं वो इनसे, मतलब इनको जब देखती हैं और हर दिन इनको ये दिखते हैं तो ये उनसे पूछती हैं, बातें करती हैं और उनके बारे में चीजें जानती हैं और कंपेयर करती हैं दूसरी दूसरी स्टोरी से, और फिर हम पे डिसाइड करने के लिए कर देती हैं कि जो पहली स्टोरी वाले लोग हैं वो लोग जिस चीज के लिए भाग रहे हैं, जो कि एक होम और एक शेल्टर है, वो दूसरे लोगों के पास है, लेकिन वो दूसरे लोग किसी और चीज के लिए भाग रहे हैं, फ्रीडम के लिए। जिसका ये मतलब है, ना तो इन लोगों के पास जो पहली स्टोरी है, ना तो उनके पास चप्पल है। और जब ये इनसे पूछती हैं कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते, तो उनको खुद लगता है कि उन्होंने गलत सवाल पूछ लिया, क्योंकि वो स्कूल कैसे जा सकते हैं, उनके पास उतने पैसे ही नहीं है। तो वो उन्हें स्कूल बोलती है कि अगर मैं स्कूल बनाऊंगी तो आप आएंगे? तो वो बोलते हैं हाँ। और बाद में उन्हें लगता है कि जब वो पूछते हैं लोग बार बार आके उनसे कि स्कूल कहाँ है, स्कूल कहाँ है, स्कूल तैयार हो गया, तो उनको लगता है कि ये तो मैंने गलत कर दिया, क्योंकि ये तो एक ऐसा वादा है जो मैं कभी पूरा नहीं करूंगी, ठीक है? और इसका नाम भी इससे पूछा तो बड़ा अजीब सा है, साहिब आलम, मतलब किंग ऑफ द वर्ल्ड एक तरीके से, और वो करता है रैग पिकिंग। तो ये हमें ऑथर एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट दिखाती है कि नाम उसका साहिब आलम है और काम वो ऐसा करता है जिसमें कोई भी होप नहीं है, जिसमें मतलब वो एक तरीके से रैग पिकिंग करके अपना सिर्फ मीन्स चला रहा है। और उसे दोनों ही स्टोरीज में ऑथर दो बच्चों के ऊपर कंसंट्रेट करती हैं। यहाँ पे साहिब आलम है, दूसरी स्टोरी में मुकेश है, और दोनों को ही अभी उनकी जो बुरी हालत है उसके बारे में कोई, मतलब अछूते हैं वो उससे, मतलब अनटच्ड है। जैसे कि हम बचपन में थे, चाहे हम अमीर थे, गरीब थे, चाहे हम रेंट पे रहते थे, अपना घर था, चाहे हमारे पास बंगलो था, कुछ भी था, हमारे लिए प्रायोरिटीज कुछ और थी। वो पोकेमोन का टैजो हमारी प्रायोरिटी थी, वही हमारी खुशी थी। तो ये दोनों बच्चे खुश हैं, लेकिन क्योंकि इन्हें अभी अपनी असली सिचुएशन का पता नहीं है, और इनके सपने अभी तक मतलब ये देख पा रहे हैं, क्योंकि दे डोंट रियलाइज दैट दे आर लिटरली इन सच अ कंडीशन। और मैं क्यों कह रहा हूँ कॉन्ट्रास्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद ये कंपेयर करते हैं, उडुपी में उनका एक मैन की स्टोरी बताते हैं जो कि एक प्रीस्ट का बेटा था। वो शूज चाहता था, और 30 इयर्स बाद वहां पे अब हर बच्चे के पास शूज हैं, लेकिन लेकिन वो उस स्ट्रगल को नहीं समझ पा रहे बच्चे। तो इसका इसका ये पॉइंट है, इसका इसका पॉइंट ये है कि बेसिकली जैसे यहाँ पे ये हमारा साहिब आलम जो कहता है कि आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट,
his eyes lighting up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging. मतलब एक तरीके से वो क्यों करता है ये दर्शाता है. तो कभी कभी उसे मोटिवेट करने के लिए ऐसी चीजें भी होती हैं जिससे वो रुकता नहीं. और हाँ, एंड में वो दिखाते हैं, एंड में क्या होता है कि वो बहुत दिन से उसे नहीं मिलता. तो एक बार उसे मिलता है तो वो टेनिस शूज पहन के आया होता है. तो जो ऑथर होती है वो बड़ी अम्यूज हो जाती है कि टेनिस शूज कैसे पहन के आया है, और वो एक टेनिस का मैच देख रहा होता है. तो वो उससे जब बात करती है तो उसे पता चलता है कि किसी और ने उसे वो शूज दिए थे और उन शूज में एक होल था, लेकिन उसे उसके लिए वो शूज उसका वर्ल्ड मीन करते थे, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी के मतलब दिए हुए थे, उसको सेकंड हैंड थे. तो एक तो एग्जांपल ये देती है कि इससे हमें साहिब की पर्सनालिटी पता चलती है, इससे हमें पता चलता है कि ही इज अनटच्ड. तो ये सब पॉइंट्स मतलब अपने पास नोट करके रखना अपने दिमाग में ही कि क्या साहिब की पर्सनालिटी. और मेरे पास अभी लिखा हुआ भी है यहाँ पे बहुत कुछ जो आपको मैं अभी बताऊंगा, ठीक है. और कुछ दिनों बाद दिस मॉर्निंग, मतलब जिस दिन उन्होंने लिखा होगा, लेकिन हम कहते हैं कुछ दिनों बाद, जब साहिब उन्हें मिला तो वो एक मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था और उसे उसकी जॉब लग गई थी. हालांकि इस वक्त पैंडेमिक में किसी की जॉब नहीं लग रही है, लेकिन साहिब, हमारे साहिब की जॉब लग गई थी. और उसके हाथ में एक स्टील कैनिस्टर था. तो उससे पूछा तो बोलता है, आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस. आई एम पेड 800 रुपीज इन ऑल माई मील्स. क्या वो उसे जॉब पसंद है? जब ऑथर ने पूछा तो वो कहता है कि उसे कुछ बोलना नहीं पड़ा. उसकी जो चेहरे की केयरफ्री लुक थी वो जा चुकी थी. मतलब कि पहले वो चाहे रैग पिकर था, लेकिन फिर भी वो अपना काम कर रहा था, अपने लिए काम कर रहा था, और वो अपना घर चाहे कम पैसों से पाल रहा था, लेकिन 800 रुपए तो बहुत है इनके लिए. तो चाहे वो उस वक्त अपना घर, अपना पेट कम पैसों से पाल रहा था, लेकिन वो खुद का काम कर रहा था. लेकिन अब जो उसका स्टील का कैनिस्टर है वो बहुत असली में इतना हेवी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एक इमेजरी दिखाई है उन्होंने, ऑथर ने यहाँ पे, कि सीम हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही यूज्ड टू कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर. मतलब कि उस कैनिस्टर में दूसरे का, मतलब एक तरीके से उसकी इंडिपेंडेंस जा चुकी है, डिपेंडेंस का बोझ है, परतंत्रता का बोझ है, अगर हिंदी का वर्ड यूज करूँ तो. मतलब एक तरीके से वो किसी और के लिए काम कर रहा है. ही इज नॉट हिज ओन मास्टर नाउ. तो यहाँ पे बोलते हुए बहुत अच्छे से लास्ट लाइन जो है वो बहुत ही अच्छी लाइन है. कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. तो मेरे टाइम पे क्वेश्चन आया था कि व्हाई इज द कैनिस्टर हेवी देन द, लाइक वो जो उसका जो रैग पिकिंग बैग है उससे हेवी क्यों है कैनिस्टर, जबकि कैनिस्टर तो इतना हेवी नहीं होना चाहिए, मिल्क कैनिस्टर. तो ये उसका आंसर था कि वो अब अपने लिए नहीं किसी और के लिए काम कर रहा है, और उसकी केयरफुल लुक जा चुकी है, और उसे मतलब एक फिक्स आवर्स डिवोट करने पड़ते हैं एक जॉब के लिए, और अब वो केयर फ्री नहीं रहा. तो ये थी पहली स्टोरी. इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो एंड का पार्ट है ना, कि एंड का पार्ट से क्वेश्चन आते हैं ये वाले लाइन से, कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. तो कंगन और दीपक ये बताओ कि इसमें कुछ पूछना है, इसमें कुछ डाउट है? नहीं, बहुत ही अच्छा मुझे लगा, नहीं बहुत है, सही. हाँ, डाउट नहीं है, बट आप लाइन बाय लाइन करवाओगे क्या? लाइन बाय लाइन भी मैं लाइन बाय लाइन ना ऐसे लाइव सेशन में नहीं करवाता. लाइन बाय लाइन मैं ऐसा करता हूँ, लाइन बाय लाइन में इसको रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा, वरना बहुत लोगों का टाइम वेस्ट हुआ है ना. हाँ ठीक है, बुक कर सकते हैं. उससे मतलब, और आपको कोई भी डाउट होगा तो फिर आप मुझे पूछ लेना. अगर आपको लाइन बाय लाइन लाइव सेशन में करना है तो वो भी कर सकते हैं. आप बता देना मेरे को. अच्छा ठीक है, ठीक है. वरना रिकॉर्ड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अब हम सेकंड स्टोरी पे आते हैं. सेकंड स्टोरी तो और भी, मतलब हालांकि सेकंड स्टोरी के लोगों की हालत जीरो स्टोरी से, फर्स्ट स्टोरी से बेहतर है. मैं कोडिंग के टर्म्स में ही 0 और 1 चल रहा हूँ, लेकिन जो सेकंड स्टोरी है उसकी हालत फर्स्ट स्टोरी के साहिब से अच्छी है. एक्चुअली उन लोगों का एक सेटअप लाइवलीहुड है जो कि है बैंगल मेकिंग. ये कहानी है मुकेश की. ये वो वाला मुकेश नहीं है जो आपको फिल्मों में मिलता है, ये मुकेश अलग है. ठीक है, तो तो ये जो नाइस ह्यूमर मैन. हाँ, तो ये दूसरा मुकेश है. और ये ये अपना इसकी लाइन ही शुरू होती है कि आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, आई वांट टू ड्राइव अ कार. तो पहली लाइन दिखाती है कि मुकेश जो है वो कुछ करना चाहता है जिंदगी में, लेकिन जैसे ही ऑथर आगे बढ़ता है तो हमें पता चलता है कि मुकेश कहाँ से बिलोंग करता है, फिरोजाबाद से, जहाँ पे एक इंडस्ट्री सेटअप है, बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री. और
उसकी वजह से कितने लोगों की मतलब आंखें और ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स अफेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि ये लोग लॉन्ग आवर्स करते हैं, डार्कनेस में काम करते हैं, और तीसरा इवन चाइल्ड लेबर भी कराई जाती है इन लोगों से। और यहाँ पे मतलब कोई भी मॉडर्नाइजेशन नहीं है, कुछ भी मतलब कोई भी लॉ स्ट्रिक्ट नहीं है, तो कोई भी मतलब इनसे अनइवन आवर्स कराते हैं, और यहाँ पे इनकी कोई कोऑपरेटिव नहीं है। जैसे कि अगर आपने देखा हो कि अभी जब सुना होगा आपने कि महाराष्ट्र में बहुत जगह पे जब लॉकडाउन हुआ था, तो लेबर कोऑपरेटिव्स और लेबर ऑर्गेनाइजेशंस ने स्ट्राइक कर दी थी, क्योंकि सैलरीज नहीं मिली थी। किसी ने सुना था? और सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं हुआ था ऐसा, एक और स्टेट में भी हुआ था, आई थिंक उसमें हुआ था महाराष्ट्र के नीचे जो है, तमिलनाडु में हुआ था आई थिंक। ओके, एमपी का नहीं पता मेरे पास, मेरे ख्याल से, लेकिन तमिलनाडु में तो हुआ था पक्का, मेरे को याद है, और महाराष्ट्र में भी हुआ था। याद है किसी को? हाँ सुना तो था, बस जगह का नाम नहीं याद है इतना। हाँ, ऐसा तो कहीं हुआ था इंडिया में, इतना सुना है। हाँ, और ऐसे ही जैसे आप किसी कंपनी में भी काम करते हो ना, तो वो दे कैन नॉट, देयर इज अ सर्टेन फिक्स्ड आवर्स डिफाइंड फॉर यू, और उससे ज्यादा वो नहीं आपको कर सकते। और आपकी सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, लेकिन वो सैटरडे को आपको बुला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कॉम्प ऑफ देना पड़ता है। कॉम्प ऑफ इज लाइक, आपको या तो पैसा दे देंगे या फिर एक आप वीक में कोई भी बता के छुट्टी मार, दैट इज कॉम्प ऑफ। तो देयर आर लॉज सेटअप, मतलब हर चीज के लॉज हैं। जैसे उसमें आपको मेडिकल का मिलता है, उसमें आपको आईवीआर का मिलता है, उसमें आपको इवन इंश्योरेंस मिलता है आपके पेरेंट्स का और आपका, अगर आप किसी भी कंपनी के लिए काम करते हो। तो एक तरीके से इसको लेबर लॉस तो नहीं कह सकते, लेकिन ये अलग तरीके से लेबर लॉज हैं। और अगर कोई इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उन लेबर्स के लिए अलग तरीके के लॉज होते हैं, ताकि कोई भी किसी भी लेबर को एक्सप्लॉइट ना कर सके। तो बहुत सारे लेबर्स मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, लेबर्स ही मिलके बनाते हैं इसको, और ये कोऑपरेटिव होती है। लेकिन फिरोजाबाद की बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में कोई भी कोऑपरेटिव नहीं है, क्योंकि ये लोग मतलब ये लोग ना थोड़े पिछड़े हुए हैं सोच में। not I'm not talking about people of any particular place, just मैं चैप्टर की बात कर रहा हूँ। ये चैप्टर बहुत पहले लिखा गया था, अब हो सकता है सब सही हो गया। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि अब देखते हैं यहाँ पे क्या कैसे चल रहा है। ठीक है, लाओ इसको कर ही देते हैं अच्छे से, कोई बात। I want to drive a car. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. Do you know anything about cars? I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his own town, Firozabad, famous for its bangles. Firozabad जो town है वो bangles के लिए famous है. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, yielding welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. अच्छा, यहाँ पे क्या कंडीशन है कंगन और दीपक? यहाँ पे कंडीशन है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर कोई, जैसे आप कोटा में जाओ तो हर फैमिली, मैं अपने एक दोस्त के गया था कोटा में, तो वहां पे क्या करा हुआ है, इवन जो कि नॉर्मल लोग रहते हैं जिनका आईआईटी जेईई से कुछ लेना देना नहीं है, वो भी उनके घर में भी एक कमरा इज गोइंग फॉर पीजी, मतलब पेइंग गेस्ट के लिए। तो हर कोई एक तरीके से रिचुअल बन गया है फिरोजाबाद में बैंगल मेकिंग, और हर फैमिली सिर्फ एक ही काम कर रही है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने, इवन विदाउट द नोइंग एनी लॉज कि क्या उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करना सही है, क्या उसमें कोई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट चाहिए या नहीं। सिर्फ उसमें ढकेले जा चुके हैं, और उनके बच्चे भी ढकेले जा चुके हैं, और अब वो बच्चे बड़े हो गए हैं, वो हेड ऑफ द फैमिली बन गए हैं, और उनको भी कोई रास्ता नहीं पता पैसा कमाने का, तो उन्होंने अपने बच्चों को ढकेल दिया है। तो ऐसे चल चल के ये यहाँ पे फिरोजाबाद का बहुत बहुत प्रॉब्लम हो गया है, ये पता चलेगा आपको। तो मुकेश फैमिली इज अमंग देम। जो मुकेश हमारा जो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, यही। हाँ इसमें एक डाउट था। हाँ बताओ। ये ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री से क्या मीन हो रहा है, मतलब यहाँ पे? ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री मतलब आप अगर आपने कभी देखा हो, कैसे बताऊँ आपको मैं, अभी आपने इंजीनियरिंग की या फिर मतलब इंजीनियरिंग में ना वर्कशॉप्स होती हैं, जैसे जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है ना, तो वहां पे वेल्डिंग, कारपेंट्री और स्ट्राइटिंग 3-4 वर्कशॉप्स होती हैं। तो जब वेल्डिंग करते हो ना, तो वहां पे आप देखते हो कि वहां पे आप ग्लास इक्विपमेंट भी होता है वहां पे आपके पास। तो अगर आपको मैं ग्लास मेकिंग अगर आपको ग्लास मेकिंग वो दिखाऊंगा, तो ग्लास कैसे बनता है, पहले पिघलाया जाता है सिलिका को,
और फिर उसको ढांचों में डाला जाता है। ये तो पता है ना कि ग्लास सिलिका होता है, दीपक और कंगन पता है? हाँ है ना? तो जो सिलिका होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है मेल्टिंग प्रॉपर्टी, और उसका एक मेल्टिंग पॉइंट, जब उसको एक सर्टेन मेल्टिंग पॉइंट तक लेके जाते हैं तो उसको हम मेल्ट कर सकते हैं। और जब उसको हमें किसी आकार में डालना है तो उसको हम उस बर्तन में या उस वेसल में हम पुश कर देते हैं। तो ग्लास ब्लोइंग बेसिकली, उस ग्लास ब्लोइंग का मतलब है कि हमने उसको बहुत गर्म करा और उसके बाद उसे हमने एक आकार में ब्लो कर दिया, और उसको गर्म रहने के लिए ब्लोअर चल रहे होते हैं उसके आसपास, ब्लोअर, और ब्लोअर से हीट निकल रही होती है। तो इस तरीके से अगर आप कभी क्या कहते हैं, अगर कभी कांच बनते हुए देखा हो, जो जो कांच हाँ मिरर होता है, तो उसमें भी आपको दिख जाएगा कि एक साइड को पीछे से पेंट किया जाता है ताकि आपको अपनी रिफ्लेक्शन दिखे। अगर आप उसको हटा दोगे ना पीछे वाली साइड को, तो आपको सी थ्रू हो जाएगा। तो ताकि सी थ्रू ना हो तो पीछे से किया जाता है और ऐसे कांच बनता है। तो बेसिकली ग्लास ब्लोइंग का मतलब है, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री मतलब बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री, और बैंगल्स बनाने के लिए, उसको आकार देने के लिए उसको हीट देनी पड़ती है, और जिस तरीके से उसे हीट दी जाती है उसे कहते हैं ग्लास ब्लोइंग। बेसिकली बैंगल्स का ढांचा जो होता है जिसमें डालते हैं वो सिलिका। हाँ, मतलब एक प्रोसेस है ग्लास ब्लोइंग बेसिकली। ओके, क्लियर हुआ डाउट? हाँ हाँ हाँ, तो आगे चले। हाँ हाँ, तो Mukesh family is among them. None of them know that it is illegal for children like him or to him to work in the glass furnaces with high temperatures. अब conditions note कर देना, high temperatures in dingy cells without air and light. That the law, if enforced, labor law और child labor तो बिल्कुल allowed ही नहीं है, 18 साल से कम लोग तो कर ही नहीं सकते कुछ, तो could get him and all those 20,000 children out of those hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. मतलब ये एक तरीके से टायरनी दिखा रहे हैं कि उनके खुद के माँ बाप, क्योंकि उनके माँ बाप क्यों ऐसा कर रहे हैं, उनके माँ बाप ही धक्का दे रहे हैं। उनको ना तो लॉज पता है, उनको लेबर लॉज नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि 18 साल से कम के बच्चों को नहीं कर सकते, और अगर पता भी होगा तो दे आर देमसेल्व्स होपलेस, क्योंकि उन्हें पैसा तो कमाना है। अब इतने सारे, उनको इतना बड़ा परिवार है, हर परिवार में कुछ लोग हैं, उन लोगों को पालना है। कुछ लोग वैसे ही खत्म हो चुके हैं, खत्म इन द सेंस कि उनकी बॉडी खराब हो चुकी है एक कर करके, आंखें खराब हो चुकी है उनकी, उनका आंखें खराब हो चुकी है उनकी, उनका बहुत कुछ मतलब उनका पूरा कैसे बताऊं, हाउ टू से। हाँ, तो अगर कोई इंसान, अगर आप कभी ऐसा देखा है कि जैसे अगर आप किसी बहुत अंधेरे वाले कमरे से या फिर बहुत रोशनी वाले कमरे से अंधेरे वाले कमरे में जाते हो, या फिर अंधेरे वाले कमरे से रोशनी वाले कमरे में जाते हो, तो हाँ एक लाइट सी आ जाती है। थोड़ी देर के हाँ लिए आंखों के आगे लाइट आ जाती है और प्रॉब्लम होती है देखने में। हम्म। हाँ, तो एग्जैक्टली ये ये जो हीट रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं वहाँ पे, जो हाँ, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, टेम्परेचर हाई होता है, और इवन मतलब वो इतनी डार्कनेस में काम करते हैं। सपोज आपसे बोलते हैं ना कि जब आप लैपटॉप पे काम करो, जब भी आप कुछ लिख के पढ़ाई करो, तो आप लाइट जला के रखो, है ना? हाँ हाँ तो वो इसीलिए बोलते हैं, मतलब ये लोग दिन के 18-18 घंटे विदाउट लाइट, डार्कनेस में, हीट में काम करते हैं, तो इनकी बॉडीज बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो इसलिए हर फैमिली के कुछ लोग हैं जो कि परमानेंटली इल हो चुके हैं, वो अपनी फैमिली के लिए ऐसे लाइबिलिटीज तो बन चुके हैं, मतलब वो भी खाना खाएंगे, दे हैव देयर मेडिकल नीड्स, दे हैव देयर एक्सपेंसेस, बट दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द फैमिली। समझ रहे हो? तो इसका मतलब है कि ये दिखा रहे हैं कि इसलिए वो लोग, जब वो लोग कुछ नहीं कर सकते, जब घर के बड़े मतलब खराब हो चुके हैं, खराब इन द सेंस बॉडी उनकी खराब हो चुकी है, दे आर नॉट एबल टू अर्न, सो दे आर पुशिंग इवन देयर चिल्ड्रन इनटू दिस लाइवलीहुड, जिसने उनको खराब करा। अब वो फिर अपने बच्चों को भी उसमें डाल रहे हैं, और जब वो बच्चे, जब उन बच्चों के जब तक बच्चे होंगे, तब तक उनकी बॉडी भी खराब हो चुकी होगी, और फिर होपलेसनेस की वजह से वो भी उनको डाल देंगे। तो एक तरीके से एक बहुत विशियस साइकिल है ये। क्या विशियस साइकिल समझ आ पा रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें जो डिंजी सेल्स का मतलब क्या हो गया आपके? जीन सेल्स मतलब अच्छा, अगर किसी ने हैरी पॉटर देखी है? क्या? क्या क्या? हैरी पॉटर देखी है किसी ने मूवी? रिपीट? हाँ हाँ हैरी पॉटर देखी देखी हाँ, देखी तो देखी। उसमें जब भी स्नेप की क्लासेस होती थी, जो वो था, स्नेप था, प्रोफेसर स्नेप। इतना डीप नहीं, इतना डीप नहीं देखा। अच्छा, ठीक है ठीक है। स्नेप तो पता होगा यार, कंगन पता है या नहीं? यार सुनाई नहीं दे रहा है एक्चुअली मेरे जो को। अब दे रहा है, अब दे रहा है। हाँ हाँ हाँ,
हाँ तो मैं वो जो क्या, एक विलन होता है लंबे बालों वाला, हाँ तो टीचर भी होता है। बेसिकली एक हाँ अंडरग्राउंड प्रिजन या अंडरग्राउंड सेल की तरह। जैसे हाँ तुमने कभी देखा है किसी के घर में अगर वो होता है, बेसमेंट होता है, तो बेसमेंट में हमेशा सीलन होती है, कॉर्नर्स पे अगर जाके देखो, छू के देखना, दीवार हमेशा गीली गीली होती है, हाँ। ज्यादातर जगह होती है, ऐसा मैंने देखा है। तो डिंजी उसका ही मतलब होता है, मतलब एक तो वो अंडरग्राउंड है, वहां पे मॉइस्चर है और वहां पे लाइट नहीं। ओके, और बहुत ज्यादा कॉम्प्रेस्ड काइंड ऑफ होता है ना? हाँ 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 हाँ। और एक सीलन, पता है क्या होता है किसी को? सीलन, हाँ, सीलन ऑब्वियसली है वहां पे, सबको ही। सीलन की मतलब जब सेल होती है। बारिश आती है तो फिर सीलन, वो उधर सीलन आ जाती है तो हाँ अगर दैट्स कहीं वही ना? पाइपलाइन, बस पानी का लीकेज। हाँ, तो तुम एक अंधेरा कमरा बेसमेंट में जहाँ पे लाइट नहीं है उसको इमेजिन करो, वो एक डिंजी सेल है। ओके तो ओके। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर तुम्हें समझ आ गया तो तुम्हें वाली स्टोरी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो often losing the brightness of their eyes, मुकेश eyes beam as he volunteers। देखो, जो आईज अब जाके आगे जाके खराब होने वाली हैं अगर वो इसी रास्ते पे चली गई, तो देखो कैसे ऑथर ने कितना ब्यूटीफुल करा है, मतलब ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज। और फिर उसके बाद मुकेश के आईज को लेकर आए, मुकेश आईज, ये जान पूछ के करा है उन्होंने। बीम एज ही वॉलंटियर्स, मतलब वो बीम करती है, एकदम से बड़ी हो जाती हैं विद एंथुसियाज्म, एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम व्हिच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट। ठीक है, मतलब उसका घर रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, कुछ कमरा वमरा बन रहा होगा। और याद रखना, जो पहली स्टोरी है रैग पिकर्स, उनके पास कोई प्रॉपर घर नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है। ठीक है, वो बाहर से आए हैं, ढाका से, दिल्ली में सीमापुरी में रह रहे हैं, और सिर्फ रैग पिकिंग से माउथ टू हैंड हो रखे हैं, समझ रहे हो? हाँ। ठीक है, और जो सेकंड स्टोरी है, यहाँ पे मुकेश के पास घर है। जो पहली स्टोरी की स्ट्रगल है ना, वो यहाँ पे पूरी है। मुकेश के पास घर है, मुकेश के पास एक शायद आइडेंटिटी भी है, लेकिन जो मुकेश के पास नहीं है, वो फ्रीडम नहीं है उसके पास डेयर करने की फ्रीडम नहीं है, उसके पास सपने जीने की फ्रीडम नहीं है। तो इसीलिए ही द पहली लाइन ऑफ दिस स्टोरी इज कि आई वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, आई वांट टू ड्राइव अ कार। वहां पे पहली लाइन देखो क्या है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। तो यहाँ पे उनकी स्ट्रगल है गार्बेज में से गोल्ड ढूंढने की। गोल्ड का मतलब यहाँ पे पैसे हैं, और एक घर ढूंढने की स्ट्रगल है। और यहाँ पे जो हमारी ये वाली स्टोरी है, यहाँ पे पहली लाइन देखो, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। यहाँ पे प्रॉब्लम अलग है। यहाँ पे प्रॉब्लम एक रट में फंसे हुए हैं लोग, हेल्पलेसनेस में, होपलेसनेस में फंसे हुए हैं, ये इनकी प्रॉब्लम है। और अब हम यहाँ पे थे, मुकेश साइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम व्हिच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग lanes choked with garbage, past homes that remain crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state। कभी कोई यूपी के बहुत पुराने डिस्ट्रिक्ट में गया है, क्योंकि मैं यूपी से हूँ इसलिए मैं बता सकता हूँ, कोई भी ऑफेंस नहीं है इसमें। अगर तुम थोड़ी मतलब वहां पे जाओ कभी भी, जैसे एक सिटी में ना दो एरियाज होते हैं आजकल इंडिया में, हर जगह भी, जैसे फरीदाबाद में भी है, तो ओल्ड फरीदाबाद होता है, एक न्यू फरीदाबाद होता है। तो अगर तुम उसके हाँ ओल्ड पार्ट में जाके देखोगे, तो बहुत पतली पतली गलियां, बहुत पास पास घर, और ऐसे ऐसे शब्द सुनाई देते हैं जैसे छज्जे, और पतंगे उड़ रही हाँ होती हाँ। है ना। तो प्राइमेवल का वो मतलब होता है कि ऐसे ढांचे जो बहुत पहले बनाए गए थे और आज भी खड़े हैं, लेकिन बहुत बुरी कंडीशन में है, और उसमें कुछ बदला नहीं है बहुत टाइम से, इसका मतलब है प्राइमेवल। ठीक है, लाइक ओके। बेसिकली स्लम एरिया काइंड ऑफ बोल सकते हैं। हाँ, कम कम एरिया मतलब, स्लम स्लम। हाँ स्लम, नॉट स्लम, नॉट बेसिक, नॉट स्लम। स्लम रूरल रूरल। हाँ, रूरल कह सकते हो। देखो, स्लम तो ऐसा हो गया कि मतलब एक एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग में 2 फ्लोर है, और हर फ्लोर में 15-15 रूम्स हैं, और वहां पे एक एक फैमिली रह रही है, ये होता है एक स्लम। ठीक है, जिसको मैं जानता हूँ एक स्लम की तरह। जो यहाँ पे है, वहां पे उनके पास अपना एक छोटा सा घर है खुद का, वो किसी बिल्डिंग में नहीं रहते हैं, वो उनके पास अपना एक छोटा सा घर है, लेकिन बहुत बुरी हालत में। ठीक है, लाइक जो हमने स्लम का पढ़ा था उसमें था लाइक स्लम इज लाइक अ कॉलोनी। उसमें हाँ लाइक आपके चारों तरफ घर होते हैं, वो भी लाइक मतलब घर का कंडीशंस बहुत खराब होता है, हाँ एंड द पीपल आर नॉट वेल टू डू।
मतलब जस्ट एक बस रहने के लिए वो लोग वहां रहते हैं, नहीं वहां पे एजुकेशन है, नहीं वहां हेल्थ फैसिलिटीज है, नहीं हाँ वहां कुछ भी ओके, है। एग्जैक्ट। तो लाइक धारावी टाइप। हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे जो मैंने स्टोरी पढ़ी है, जितना मेरे को समझ आया, स्लम से हल्का सा ऊपर, बहुत हल्का सा ऊपर ऐसा है, ठीक है। हाँ 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 ठीक है। तो ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open। मतलब उसने दरवाजा नहीं है तो उसने उसे ओपन पुश कर दिया, सॉरी नॉट दरवाजा, वहां पे कोई कुंडी कुंडी नहीं है तो उसने उसे ओपन कर दिया पैर से मारकर, ठीक है। और वॉबली आयरन डोर है, याद रखनी। हाँ मतलब वोबली आयरन डोर वॉबली मतलब मतलब, वो वॉबली का मतलब होता है कोई चीज जब वॉबल करती है, वॉबल इन द सेंस, क्रेजी बॉल देखी है किसी ने, क्रेजी बॉल जो पहले आती थी। नहीं। ऐसे कौन से दरवाजे आ गए क्रेजी बॉल में? नॉट नॉट, अरे ऐसा नहीं है। अच्छा कभी जैसे बारिशों के समय में दरवाजे फंस जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, है ना। हाँ हाँ जब उसे खोलते हो तो एकदम से दरवाजा जो है एकदम से बहुत ज्यादा हिलने लगता है, जब उसे खोलते हो फोर्स के साथ हाँ हाँ, समझ हिलता गया। है। तो ये हाँ परमानेंटली ऐसा है इनका दरवाजा, इनका सिर्फ बारिशों में नहीं होता, इनका बारिश धूप सर्दी गर्मी हर टाइम पे होता है, ठीक है। तो ये मतलब ओके है ओके। वॉबली का, वॉबली मतलब हिलना। अगर कोई अगर साइंस में जाए तो एसएचएम, अगर कोई अगर लेकिन यहाँ पे दोनों आर्ट्स के हैं तो कोई नहीं, ठीक है। हाँ, तो he stops at the मैंने door of पूछा one नहीं था ना house, सीन। bangs a wobbly door, मतलब जो उसे बैंग करता है तो भी वो दरवाजा हिलने लगता है, ठीक है। with his foot and pushes it open, we enter a half built shack. In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel। मतलब कि हाफ बिल्ड शैक मतलब कि वो पूरी तरह अंदर पूरी तरीके से बना नहीं है, जैसे कि कोई घर जो कि अंदर पूरी तरीके से बना नहीं है या फिर बन रहा है, क्योंकि वो बोल रहे हैं ना रीबिल्ड हो रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो हाफ बिल्ट अभी पूरी तरीके से, जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, मतलब इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास। थैच मतलब कि कोई चीज थैच होती है मतलब वहां पे उगना, तो वहां पे एक पार्ट में तो डेड ग्रास उग रही है, वीड्स उग रहे हैं, ठीक है। डेड ग्रास का मतलब क्या होता है पता है किसी को? वीड्स मतलब बेसिकली जो एक होते हैं ना जो बारिश के टाइम में मतलब कहीं कहीं मतलब कैसे एकदम सही, समझा सकते सही सही। और थोड़ी, अनवांटेड, अनवांटेड मतलब ऐसे। बेसिकली हाँ हाँ मॉस काइंड मॉस। हाँ हाँ, डेड ग्रास इज अ फायरवुड स्टोव। In one part of it is a firewood stove over which sits a large vessel। मतलब एक firewood stove है, ठीक है। स्टोव मतलब वही तुम्हारी जो गैस होती है, which sits गैस in the sense कि जिसमें लाइटर जला के आग लगा के खाना वाना बनाते हो, तो which sits a large vessel of sizzling spinach leaves। मतलब आज तो पालक की सब्जी बन रही है, ठीक है। On the ground in large aluminium platters। देखो वहां यहाँ इसकी कंडीशन और पहली पिछली स्टोरी की कंडीशन, इनके पास बर्तन है, घर है, तो इनकी कंडीशन बेटर है, याद रखना है बात। हाँ हाँ। तो ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप वेजिटेबल्स। और जो ग्राउंड पे भी एक लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, प्लेटर्स मतलब प्लेट्स हैं, प्लेटर प्लेट ऐसी होती है, प्लेटर मतलब कैसे कहें, प्लेटर जैसे प्लेट, थाली बड़ी देखी प्लेट। है? हाँ बड़ी प्लेट, पतीला। थाली जैसी हो, थाली पता है ना, उसकी साइड्स में बाउंड्री होती है, हाँ हाँ तो वो होता है प्लेटर। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. Through eyes filled with smoke, she smiles। मतलब एक फ्रेल मतलब कि जिसकी थोड़ी बॉडी, मतलब फ्रेल, फ्रेल को क्या कहेंगे, वीक, फ्रेल मतलब वीक, ठीक है। एक वीक यंग वुमेन मतलब एक यंग लड़की इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। मतलब पूरी फैमिली के लिए वो इवनिंग मील बना रही है, माने कि डिनर बना रही है, ठीक है। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स। मतलब जबकि उसकी आंखें, मतलब क्योंकि वो गैस के पास काम कर रही है तो उसकी आंखों में धुआं भर चुका है, ठीक है। आंखें धुएं से जल रही हैं लेकिन फिर भी वो स्माइल करती है जब एंटर करता है वो मुकेश, ठीक है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। मतलब मुकेश दो लोग, दो दो भाई हैं, एक मुकेश का बड़ा भाई और एक मुकेश,
तो जो मुकेश का बड़ा भाई है उसकी ये वाइफ, नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, मतलब वो जो लड़की है वो नॉट मच ओल्डर है इन ईयर्स देन मुकेश. शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड द फादर. मतलब फादर रहते हैं एक तो, मुकेश रहता है और उसका बड़ा भाई रहता है. और ये जो पहली लाइन है इसमें बहुत सटनली ऑथर ने चालाकी से बता दिया कि चाइल्ड मैरिज हुई है. ठीक है, कि मतलब जो लड़की है वो अभी शी इज नॉट ऑफ अप्रोप्रिएट एज टू मैरी, बट स्टिल उसकी मैरिज हो चुकी है और वो 3 लोगों का खाना बर्तन वर्तन सब संभाल रही है. और जो कि इसमें एक मुकेश आता है जो कि छोटा है अभी बहुत, जिससे हमारी ऑथर बात कर रही है, एक मुकेश का बड़ा भाई और इन दोनों के फादर जो मुकेश और इसके फादर है. ठीक है, यहाँ तक ठीक? कोई डाउट? नहीं, ठीक है. कोई भी डाउट हो तो नहीं, सब ठीक. कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल रोक के पूछ लेना उसी वक्त, कोई प्रॉब्लम नहीं. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil close to her face. Because संस्कारी, ठीक है, तो अब ये तो करना ही पड़ेगा. तो जब जो हमारे जो फादर आते हैं और वो जब आते हैं घर में, तो she gently withdraws behind the broken wall, मतलब एक टूटी हुई दीवार है और उसके पीछे वो जाके छुप जाती हैं और अपना वेल कर लेते हैं. वेल मीन्स पल्लू. As custom demands, daughters-in-law must veil their faces before male elders. मतलब ये तो अभी आज भी बहुत जगह आपने देखा होगा कि जो daughters in law है वो अपना पल्लू करके रखना चाहिए, ऐसा कुछ लोग मानते हैं. तो ये लोग भी वो मानते हैं. और primeval state, बेसिकली लाइक हाइडिंग द फेस. हाँ, अरे वेल मतलब आपने कभी आपने पल्लू वल्लू नहीं देखा कभी? मतलब फिल्मों में ही देखा होगा ऐसे. लाइक एक पल्लू होता है वो सर तक होता है और एक होता है वो फेस के नीचे तक आता है. ये फेस के नीचे तक वाला है. ओके ओके. वेल क्लोजर टू हर फेस है ना. ठीक है, तो एज कस्टम डिमांड्स daughters in law must veil their faces before male elders. In this case the elder is an impoverished, और फिर ये फादर के बारे में बताते हैं, is an impoverished मतलब पुअर हैं, impoverished हैं, बैंगल मेकर हैं, डिस्पाइट लॉन्ग इयर्स ऑफ हार्ड लेबर, मतलब इतने साल तक अपनी पूरी जिंदगी देने के बाद, मेहनत से काम करने के बाद, ईमानदारी और मेहनत से काम करने के बाद, फर्स्ट एज अ टेलर, पहले टेलर की तरह काम करा, और देन एज अ बैंगल मेकर. टेलर से इन्होंने क्यों शिफ्ट करा? क्योंकि जब सारे लोग बैंगल मेकिंग कर रहे हैं तो व्हाई नॉट, जब सारे लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो व्हाई नॉट, सारे लोग जब यूपीएससी कर रहे हैं तो व्हाई नॉट, सारे लोग डेटा साइंस कर रहे हैं तो व्हाई नॉट. वैसे ही इन्होंने भी सोचा, पहले टेलर की तरह काम कर रहे थे लेकिन फिर देन अ बैंगल मेकर. सो ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतने साल तक काम करने के बाद भी, ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, अपने हाउस को भी रेनोवेट नहीं कर पाए. आज भी मतलब इनकम्प्लीट है और आज भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है. send his two sons to school, ना तो एक भी बेटे को स्कूल नहीं भेज पाए. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. ये बात मतलब यहाँ तक समझ आया? हाँ हाँ. ठीक है, मतलब उन्होंने वो अब उनकी बॉडी खराब हो चुकी है ये काम कर करके, तो वो घर पे हैं और वो अब वो बैंगल मेकिंग नहीं करते क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं है. और पहले वो टेलर की तरह काम करते थे, फिर बैंगल मेकर की तरह काम करते थे, और इतनी मेहनत करने के बाद पूरी जिंदगी वो एक घर रेनोवेट नहीं करवा पाए, ना कि अपने दोनों सन्स को स्कूल भेज पाए. और ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स. और अब क्योंकि वो खुद काम नहीं कर सकते लेकिन पैसा तो चाहिए घर को चलाने के लिए, क्योंकि 3 लोग हैं घर में और खाना चाहिए, तो उन्होंने अपने सन्स को भी पुश कर दिया है टुवर्ड्स बैंगल मेकिंग, जिस चीज ने उनकी बॉडी खराब करी थी. ठीक, इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर. तो चौथा कैरेक्टर अब एंटर होता है हमारी स्टोरी में. मुकेश की ग्रैंड मदर भी रहती है यहाँ पे. ग्रैंड मदर क्या होती है, किसी को पता है? दादी. दादी, एग्जैक्टली. तो फादर हैं, फादर के 2 बेटे और फादर की मम्मी, ये एक फैमिली की तरह रह रहे हैं अभी तक. ठीक है, तो इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, मतलब उसका, जब उनसे पूछो कि ऐसा क्यों है, ना तो वो स्कूल भेज पाए, ना वो पढ़ा पाए, ना वो अपना घर रेनोवेट करवा पाए, और आज भी वो उसी काम को करने के लिए अपने बेटों को फोर्स कर रहे हैं, और दूसरे बेटे को भी करेंगे, जो मुकेश है उसको भी करेंगे, जबकि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. क्यों? इसका आंसर मुकेश की दादी देती है, ये तो उसका कर्म है. ठीक है, हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, जो उनके हस्बैंड थे वो भी गो ब्लाइंड, मतलब वो भी अंधे हो गए थे विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स. अच्छा, अगर मैं एक बात पूछूं, एक बहुत जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, जो डस्ट होगी पॉलिशिंग ग्लास बैंगल्स, वो डस्ट क्या होगी?
मतलब दीपक है यहाँ पे? दीपक बोर होके चला गया क्या? म्यूट पे है। कोई नहीं, अच्छा आप बताओ कि मैं म्यूट पे आंसर दिए जा रहा हूँ। ओह वाह म्यूट पे रियली आंसर अमेजिंग। बते भाई, म्यूट पे आंसर बते। सही। वापस म्यूट हो गया। अब तो म्यूट नहीं है, अब तो ठीक है ना दीपक। ठीक है, अब ठीक है वही। हाँ तो ये बता कि अब ये बताओ दीपक, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जब कोई बैंगल्स बना रहा होगा, ग्लास बैंगल्स बना रहा होगा, तो उसकी डस्ट क्या होगी? डस्ट। हाँ, उन ग्लास बैंगल्स को पॉलिश करने से डस्ट निकलती है, तो वो डस्ट क्या होगी? सिली। बेसिकली एक पेपर होता है जिससे किया जाता है, वही चीज है क्या? मैं ये कहना चाहता मतलब था मैं कहना पेपर ना चाहता कुछ था बोल। मैं ये कहना चाहता था कि जो जब एक ग्लास बैंगल को जब तुम पॉलिश करोगे, उससे डस्ट निकलेगी, तो वो डस्ट भी ग्लास ही होगी, है ना? या है ना? तो वो अच्छा, वो ही डस्ट, उस डस्ट की, ग्लास आंख। हाँ एग्जैक्टली exactly. तो उस डस्ट की वजह से जो मुकेश के जो दादाजी हैं, वो अंधे हो गए थे। तो ये मतलब एक तरीके से दादी भी, लाइवलीहुड हैजार्ड दिखा रहा हूँ मैं तुमको। मतलब दादी भी अंधी। दादी नहीं अंधी। घर हाँ, बस दादा अंधे थे ना। और हाँ, औरतों को बाहर काम करने की इजाजत नहीं है भाई अभी भी फिरोजाबाद में। नहीं, बट ओके। एक क्वेश्चन था आई थिंक लेटर पार्ट में कि दादी भी अंधी हो गई शायद। अच्छा, सुन के दुख हुआ। शायद शायद कंफर्म नहीं है मेरा। हाँ गम देखते में हैं यार, होगी देखते हैं। बड़ी तकलीफ। थोड़ी इमोशनल सी स्टोरी है, मैं इसको बहुत लाइटली ले रहा हूँ, थोड़ा मजाक भी कर रहा हूँ, ताकि एक ऐसा दुख वाला एटमॉस्फेयर ना बने। तो थोड़ा माफ करना मेरे को, ठीक है? चलो। हाँ, हाँ एक और क्वेश्चन था। हाँ, तो मेरा यही क्वेश्चन था कि मैं ये बताना चाहता था कि वो कैसे अंधे हो गए। तो वो मेरे से, मतलब मैंने पहले जब अपने कजन को पढ़ाया ये था। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ। लाइक जब ग्लास बैंगल पॉलिश करते तो उससे मतलब डस्ट कैसे निकल सकती है? मतलब कोई भी चीज को अगर आप पॉलिश करोगे तो उससे डस्ट कैसे निकलेगी? सैंड पेपर से करते थे वो। हाँ अच्छा, एक बार एक काम करना। कैसे बताऊं? अच्छा, खाना खाना बनाने के लिए, सब्जी काटने के लिए चाकू है घर में, है ना? हाँ और चॉपिंग बोर्ड भी होगा, हाँ। है ना? चॉपिंग बोर्ड किस मटेरियल का है? वुडन। वुडन है। शाबाश। हाँ ऐसा करना, चाकू से जाके हल्का हल्का, या फिर किसी भी, रेगमार सुना है? रेगमार, हाँ रेगमार हाँ हाँ। हाँ, तो रेगमार से जाके उसको घिसना और देखना कि क्या हाँ निकलता है। और वो पहले, थोड़ा। ओके 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 ओके, हाँ हाँ ठीक है, समझ गई। और अगर अगर लाइव एग्जांपल चाहिए हो तो अगर कोई बेकार पीस ऑफ, मत करो, छोड़ो, कांच वाच से मत ही खेलो। नहीं नहीं, फर्नीचर बनाते जो फर्नीचर को जो लास्ट में पॉलिश करते फिर उससे वो जो निकलता है वही सेम चीज ना? हाँ एग्जैक्टली, डस्ट निकलती है जब, अगर तुम लकड़ी को भी ऐसे करते हो, जब लकड़ी को भी पॉलिश करते हो ना, वो जो मशीन आती है पूरी एक करके ऐसे, हाँ है ना? हाँ तो हाँ। इट्स नॉट लाइक कि तुम रुमाल से ग्लास बैंगल को पॉलिश कर रहे हो, ये थोड़ी होगा। मैंने वो सोचा कि लाइक हाँ, पॉलिश मतलब उसमें कुछ शाइन देना या फिर समथिंग काइंड ऑफ दैट, मैंने वो सोचा तो फिर इसलिए। पॉलिश यहाँ पे मतलब है कि कोई स्टील का या कोई एल्यूमिनियम का कोई टूल होगा, जिसके साथ उसको रगड़ा जा रहा होगा, और ऐसे लाइक रखते सपोज अ रखते। सैंड पेपर या काइंड ऑफ समथिंग। हाँ हाँ, ओके ओके ठीक है। तो हाँ वो दादी बोलती है कि इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, says Mukesh grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. Can a God-given lineage ever be broken? She implies. Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. मतलब इस ये थोड़ी मेरे को कंडीशन ना इंजीनियरिंग और एमबीए की लग रही है, जैसे आपने हर जगह देखा होगा, या पहले इंजीनियरिंग करते हैं लोग, फिर एमबीए करते हैं लोग, है ना? ऐसा देखा देख रहे। है ना? तो ऐसा बहुत जगह हो रहा है, और हर कोई ना किसी किसी ना किसी फैड, मतलब कि किसी किसी हाउ टू से ट्रेंड के पीछे भाग रहा है। तो ये लोग भी धीरे धीरे, जैसे पहले कहीं ना कहीं से प्रॉफिट होगा ग्लास मेकिंग, ये बैंगल मेकिंग में प्रॉफिट होगा पहले, लेकिन फिर क्या हुआ? 10 लोगों ने लिया, फिर 100 लोगों ने लिया, फिर 1000 लोगों ने लिया, फिर 10,000 लोगों ने लिया, और ऐसे करते करते अब पूरा फिरोजाबाद बैंगल्स ही बना रहे हैं।
तो यहाँ से प्रॉफिट भी चला गया, और इनके हिसाब से हाउ कैन अ गॉड गिवन लिनियज एवर बी ब्रोकन, मतलब इस लाइन से क्या पता चलता है, इस लाइन से ये पता चलता है कि जो दादी है हमारी, वो बेचारी इन चीजों में ही फंस गई हैं, मतलब कि मतलब शी हैज, मतलब वो और कुछ सोच नहीं पा रही है इसके अलावा, मतलब वो ये नहीं देख पा रही है कि उनका जो पति है वो उनको ब्लाइंड हो गए इसकी वजह से, वो ये नहीं देख पा रही है कि उनका जो बेटा है वो उसकी बॉडी खराब हो चुकी है, वो ये नहीं देख पा रही कि उनके जो उसके जो पोते हैं वो उनकी बॉडी भी खराब हो रही है, आंखें चली जाएंगी, एंड उसको सबको इग्नोर करके शी जस्ट हैज ओनली वन क्वेश्चन कि कैन अ गॉड गिवन लिनियज एवर बी ब्रोकन, मतलब कि उनके हिसाब से इसके अलावा कोई काम ही नहीं है जिंदगी में, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है जिसके थ्रू उन्हें पैसा मिल सकता है। सो दिस रिफ्लेक्ट्स वेरी नैरो थिंकिंग, और ऐसा इसलिए क्योंकि शी इज नॉट एजुकेटेड, उनको पढ़ने नहीं दिया अपने टाइम में, उनके माँ बाप ने उनको पढ़ने नहीं दिया और शादी करा दी। इफ शी वुड हैव गॉट एजुकेटेड, अगर वो एजुकेटेड होती तो शायद वो सोच पाती, समझ पाती और अच्छा डिसीजन ले पाती। तो यहाँ पे ऑथर दिखाना चाहती है कि कैसे एक इस वक्त जो हेड ऑफ द फैमिली है वो असली में एक फीमेल है, और हम फीमेल को नहीं पढ़ने देते हैं। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कैसे एक सेंस ऑफ मिस डायरेक्शन चल रही है, और वो कैसे सब कुछ इंटरलिंक्ड है, चाइल्ड लेबर, राइट टू एजुकेशन, सब कुछ इंटरलिंक्ड है। क्या ये बात समझ आ रही है? बट यहाँ हेड ऑफ द फैमिली तो ग्रैंडफादर होंगे ना? जब हाँ, हेड ऑफ द फैमिली आपने बोला कि दैट शी इज अ वुमन, तो वो तो वुमन कैसे होगी? तो ग्रैंडफादर होंगे जब तक ग्रैंडफादर है। मतलब हेड ऑफ द फैमिली का मतलब है कि हेड ऑफ द फैमिली का मतलब ये होता है कि इट्स नॉट जस्ट कि एक आदमी हेड ऑफ द फैमिली होता है, हेड ऑफ द फैमिली वो पेयर होता है जो कि सबसे बड़ा होता है, सबसे बुजुर्ग होता है, बिकॉज दे टुगेदर टेक द डिसीजंस। हाँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि यहाँ पे दादी को नहीं दिया गया होगा इतना हक डिसीजन लेने का। तो हेड ऑफ द फैमिली अगर इफ द मेल काउंटर पार्ट इज अलाइव तो वो ही होंगे इस सिचुएशन में। तो सही है पॉइंट आपका। और दीपक कुछ पूछ रहा था, हाँ बताओ दीपक। नहीं पूछ नहीं रहा था, बस वही कंफर्म कर रहा था। ठीक है, तो स्पाइरल्स ऑफ बैंक, मतलब इन लोगों ने यही देखा है हर जगह, इनको यही पता है, इनको ये नहीं पता कि आप पढ़ के लिख के टीचर बन सकते हो, पढ़ के लिख के आप एक इंजीनियर बन सकते हो, पढ़ के लिख के म्यूजिक बना सकते हो, कुछ भी। दे आर नॉट एक्सपोज टू द वर्ल्ड, दे आर ओनली एक्सपोज टू वन थिंग, दैट इज बैंगल मेकिंग, और उसी में वो लोग पछता रहे हैं, घुसे हुए हैं, ना निकलना चाहते हैं, ना निकल पा रहे हैं। ठीक है, spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of those 7 colors of the rainbow, मतलब सारे कलर के, दुनिया के सारे कलर्स के बैंगल्स हैं। और यहाँ पे कंट्रास्ट दिखाया गया कि सारे कलर्स के बैंगल्स हैं लेकिन उनकी जिंदगी कलरफुल नहीं। lie in the mounds in unkempt yards, मतलब कि इतने कलरफुल बैंगल्स माउंड, मतलब पहाड़ों की तरह बना के उनका ढेर बना के उनके आंगनों में, उनके बैकयार्ड्स में, हर जगह पे पाइल करे हुए हैं ऑन 4 व्हील्ड का हैंड कार्ट्स। हैंड कार्ट देखिए जिसपे सब्जी वाला सब्जी बेचने आता है, बताओ दोनों। ठेले तो देखे। हाँ, तो वैसी ही एक हैंड कार्ट है जिसपे ये बैंगल्स को बेचा जाता है, और वहीं पे उनके यार्ड में एक पहाड़ की तरह बना के उस हैंड कार्ट पे रखा हुआ है बैंगल्स को। pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town, and in dark huntments next to the lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circles of bangles। ये वही बात आ गई कि कंडीशन दिखा रहे हैं कि यंग मैन जैसे कि मुकेश और उसका बड़ा भाई, वो इसको मतलब पुश करते हैं इस हैंड कार्ट को और बेचते हैं बैंगल्स को जगह जगह जाके, हो सकता है मार्केट में, हो सकता है सिटी में ही, हो सकता है आउट ऑफ सिटी भी जाना पड़ता हो बेचने के लिए। along the narrow lanes of the shanty town, मतलब टाउन शैंटी है, शैंटी का मतलब होता है कि छोटा है, तंग गलियां हैं, ये होता है शैंटी, नॉट क्लीन भी एक तरीके से शैंटी कह सकते हो। तो शैंटी पेपर मतलब क्रम्बल्ड, तो एक तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं होती कोई चीज तो उसे शैंटी बोलते हैं। तो इन डार्क हटमेंट्स, मतलब ऐसी डार्क हट्स, डार्क कमरे, नेक्स्ट टू द लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, मतलब वहां पे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, बल्ब भी नहीं है, प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स में बैठकर वो इतना डेलिकेट ग्लास का काम करते हैं बैठकर, और इसीलिए उनकी आंखें चली जाती हैं इतनी जल्दी, क्योंकि वो इतनी अनहाइजेनिक, इतनी इम्प्रॉपर कंडीशंस में बैठ के इतना डेलिकेट काम करते हैं और आंखों को इतना प्रेशर देते हैं। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू
सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, मतलब वेल्ड करते हैं पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लासेस को वेल्ड करते हैं मतलब जोड़ते हैं, जैसे कि उन्होंने एक ऐसा लंबा पीस बना रखा है और उसको फिर बाकी पीसेस से जोड़ के हीट के थ्रू, मशीन्स और हीट के थ्रू जोड़ के उसको पॉलिश करके बनाते हैं, और वहां पे उनके पास सिर्फ एक लाइटिंग है जो फ्लिकरिंग लैंप्स हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. मतलब जो उनकी आईज हैं वो मोर एडजस्टेड टू द डार्क हैं देन टू द लाइट आउटसाइड। ऐसा क्यों? क्यों कोई बता सकता है? कंगन आप बता सकते हो, दीपक आप बता सकते हो, कौन बताएगा? बेसिकली उन्होंने अपनी सारी उम्र उसी बेसमेंट में जैसे एरिया में काम करके किया, डार्कनेस में। हाँ, तो उसको एडजस्ट हो गया उनका रेटिना उसके हिसाब से ही। एग्जैक्टली, उतना क्लोज होता उतने और वो एक परमानेंट चेंज हो गया है। ठीक है, यस, ठीक है कंगन। लगता है कंगन बोर हो गए, एडमिट हो। कंगन तो शायद मीटिंग से निकल गई थी गलती से, अब वो उनको दोबारा डाल रहा हूँ मैं, रुक जाओ। हेलो कंगन। ओके, सो नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था तो मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। कोई बात नहीं, ये चिंता मत करो, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, आपको दे दूंगा। ओके। हाँ तो हम ये बात कर रहे थे, देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। ऐसा क्यों? कोई आइडिया? क्योंकि मतलब वो लोग वहीं पे काम करते हैं, उनका पूरा दिन वहीं जाता है, कोई फिक्स टाइम नहीं है कि कितनी देर ही काम करना है, लाइक अनलिमिटेड आवर्स काम करते हैं, so इसलिए। दोनों ने, दीपक और कंगन ने, दोनों ने एकदम सही बताया, और दोनों ने आधी आधी बात बताई है। दीपक ने बताया कि वो इतने अंधेरे में काम करते हैं ताकि उनका रेटिना एडजस्ट हो गया परमानेंटली डार्कनेस के साथ, क्योंकि वो 18 घंटे बैठ के दियों की लाइट में बैंगल्स को मोल्ड और पॉलिश कर रहे होते हैं। और आपने जो बताया कि वो डिंजी रूम्स में लॉन्ग आवर्स तक काम करते हैं, वो भी एकदम सही है। तो दोनों, मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे ही जैसे कोई भी आपको क्वेश्चन है वहां पे, और अब इस बार तो पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप है, पता है ना, मतलब कुछ पार्ट ऑफ द पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप है। हाँ। तो ऐसे ही मतलब अपने दिमाग के घोड़ों को एकदम तैयार रखना है और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया आंसर देने हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और रटना भी नहीं पड़ेगा एंड में, है ना? हाँ, तो that is why they often end up losing their eyesight before they become adults. Savita, a young girl, अब एक नया कैरेक्टर आया है, सविता, a young girl in a drab pink dress. ड्रैब का मतलब कोई बता सकता है मेरे को? ड्रैब, उसकी स्पेलिंग क्या है? BRAB। हाँ, कोई बात नहीं, सर्च करके बताओ, गूगल सर्च करके बताओ। ड्रैब पिंक ड्रेस। ड्रैब पिंक ड्रेस इस सविता के कैरेक्टर को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रैब मींस at not interesting or attractive. ओके, मतलब क्या है कि वो एक घिसी हुई ड्रेस, पिंक ड्रेस पहन, फेडी ड्रेस। एग्जैक्टली। इट्स यहाँ पे वो नॉट अट्रैक्टिव, और अट्रैक्टिव का सेंस नहीं है, यहाँ पे है कि वो घिसी हुई, एक बहुत ज्यादा यूज करी हुई, उस ड्रेस को बहुत बार या तो उन्होंने पहना है या फिर वो सेकंड हैंडेड है, इस वजह से वो एक बहुत घिसी हुई ड्रेस हो रखी है। और वो एक ड्रैप जो कि घिसी हुई पिंक ड्रेस में है, सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन सोल्डरिंग, मतलब वेल्डिंग एक तरीके से, सोल्डरिंग मतलब जोड़ना, कभी सोल्डर करा है किसी चीज को, किसी वायर को, या कभी इलेक्ट्रिसिटी का काम करा है, हाँ, है ना? सिला हुआ बेसिकली। हाँ, एग्जैक्टली। तो दो चीजों को जोड़ने के लिए सोल्डर यूज करते हैं वर्ड। और सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, मतलब ग्लासेस के पीस को जोड़ रही हैं और उससे बैंगल्स बना रही हैं, और मे बी कोई बैंगल टूट गया तो उसको भी मेंड कर रही हैं। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, मतलब वो एक काम इतने टाइम से कर रही है, और जबकि वो यंग गर्ल है लेकिन वो इतने टाइम से कर रही है, बचपन से ही कर रही होगी, तो अब वो इसमें बहुत स्किल्ड हो गई है। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मी। सैंक्टिटी का मतलब पता है किसी को? अमाउंट। हाँ, फिर से लाइन रिपीट करना, इसमें पढ़ता हूँ कुछ। हाँ, I want, as her hands move mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the continuously. sanctity का मतलब होता है किसी चीज का डीप मीनिंग। सैंक्टिटी मतलब उसकी सीक्रेट वैल्यू। जैसे कि हम पूजा करते हैं, तो हमारी पूजा में जो जितने भी हमारे पूजा में
जो भी हम श्लोक बोलते हैं, जो भी हम प्रेयर्स करते हैं, उनकी एक सैंक्टिटी वैल्यू होती है, वो हमारे एक सीक्रेट वैल्यू होती है उसके अंदर, है ना। तो सैंक्टिटी मतलब उसका मीनिंग, तो क्या इस लड़की को उन बैंगल्स का जो पूरे दिन बैठ के बना रही है बचपन से लेकर आज तक, क्या उसे उसका मतलब पता है? इट सिंबलाइजेस। और कंगन सुन रहे हो ना? कंगन कहीं मीटिंग तो नहीं चल, मीटिंग से नहीं हाँ चल? हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि कोई डाउट नहीं आया बड़ी देर से, कंगन तो बहुत डाउट पूछती है। तो आई वंडर यू नो द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स। मैं डरने लगता हूँ, कंगन का कोई डाउट ही नहीं आया। आई वंडर नहीं, मुझे समझ आ रहा है। if she knows the sanctity of the bangles she helped me, क्या उसे उसका डीप मीनिंग, उसकी सेक्रेड वैल्यू क्या उसे पता है कि वो क्या बना रही है? इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। मतलब सुहाग मतलब ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, मतलब कि बेसिकली मैरिज में खुशहाली, इसको डिफाइन करते हैं बैंगल्स जो वो बना रही है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली one day when her head is draped with a red wheel, मतलब उसकी भी शादी हो जाएगी। her hands dyed red with henna, मेहंदी मतलब रेड henna, मतलब जब मेहंदी लगाते हो उसके बाद मेहंदी वैसे झाड़ते हो तो लाल कलर आ जाता है, वही यहाँ से बात हो रही है। एंड रेड बैंगल जो कि वो खुद बना रही है बचपन से, rolled onto her wrist. She will then become a bride like the old woman besides her who became one many years ago. She still has bangles on her wrist but no light in her eyes. क्या क्या मतलब कमाल ही लिखा है यार ऑथर ने, कमाल ही कर रखा है। कोई बताएगा मेरे को कि लास्ट में जो ये, चलो मैं ही बताता हूँ, छोड़ो क्या है। मतलब ये बेसिकली एक डिफरेंस है, एक विडो के बारे में हो गया और एक शादीशुदा के बारे में, आई थिंक दैट। मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि पहली बात तो कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि वो जो हमारे साइड में, जो सविता के साइड में जो एल्डरली वुमन बैठी है वो विडो है, ठीक है, क्योंकि उसके हाथ में अभी भी बैंगल्स हैं, अगर पता हो तो, है ना। हाँ। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है सविता और उस एल्डरली वुमन में। वो एल्डरली वुमन जो है वो बैंगल्स नहीं बनाती, वो तो उसकी दादी है या फिर कोई उसका फैमिली मेंबर टाइप ऑफ है, ठीक है। जो सविता है वो बहुत यंग गर्ल है, बहुत मतलब अभी यंग लड़की है, छोटी है, बचपन में है, और बहुत स्किल्ड हो चुकी है, क्योंकि वो बचपन से बैंगल्स बनाए जा रही है, एक ही काम को करे जा रही है। अगर आप भी रोज रोज सब्जी काटो 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 तो एक दिन आप भी संजीव कपूर बन जाओगे। तो वो उसको, क्योंकि वो उसके ऐसी परिस्थिति में है तो वो उसको करना पड़ता है, और अब वो कर करके बहुत ज्यादा स्किल्ड हो गई है। लेकिन ऑथर ये बोलते हैं कि क्या वो समझती हैं उसकी सैंक्टिटी को या उसकी वैल्यू को, उसके मीनिंग को, जो बैंगल्स का होते हैं, और वो उस दिन समझेंगी अचानक से जब उनकी शादी हो जाएगी, उनकी हाथों में मेहंदी लग जाएगी, और जो बैंगल्स वो खुद बनाती हैं वो बैंगल्स उनके हाथों में शायद डाल दिए जाएंगे। शी विल देन बिकम अ ब्राइड लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी इयर्स अगो। और वो जो वो क्या कहते हैं, जो एल्डरली वुमेन है उनकी हाथों में अभी भी बैंगल्स हैं, पर उनकी आंखों में कोई लाइट नहीं है। लाइट से यहाँ पे दो वर्ड हो सकता है, या तो लाइट का मतलब एक तो होप हो सकता है, या फिर लाइट असली में कि वो दादी है उनकी, जो ये सविता अलग है, कोई और कैरेक्टर है, ये मुकेश से इसका रिलेशन नहीं है। तो जो सविता है उसकी जो दादी है उनकी भी आंखें जा चुकी हैं काम करके, या तो ये मतलब हो सकता है, या फिर उनकी आंखों से होप जा चुकी है। और ये लाइन, अगली लाइन दिखाती है कि एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया उसकी, वो बोलती है in a voice drained of joy, she has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. Her husband an old man, देखो ये an old man मतलब उसका ये हम बात हो रही है दादी की, जो सविता की दादी है। समझ आ रहा है अभी तक कंगन और दीपक? आ रहा है ना? तो कभी कहीं पे भी अगर कोई चीज छूट जाए, कोई पॉइंट छूट जाए, कोई डाउट आए तो बिल्कुल रोक के पूछना। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड, मतलब वो एक विडो नहीं है, उसकी शादी हुई है, और उसके हाथों में अभी भी चूड़ियां, अभी भी कंगन, वो सॉरी बैंगल्स हैं, ठीक है, सॉरी। और हाँ, तो वो कहती है कि एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, मतलब यहाँ पे लाइट का मतलब होप है, ठीक है, कि उसकी आंखों से होप जा चुकी है अब, और उसने एक वक्त से खाना भी नहीं खाया, जबकि वो इतनी मेहनत करती है, उसका पति जो है वो भी मेहनत करता है, और उसकी जो पोती है वो भी काम करती है, लेकिन इतना मतलब कैसी कंडीशन है देखो, सब लोग मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उसका फल वो रीप नहीं कर पा रहे हैं। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, दैट्स व्हाट शी हैज रीप्ड। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड, मतलब बढ़िया दाढ़ी है, says I have nothing except bangles. I know nothing except bangles.
All I have done is make a house for the family to live in. Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. तो ये वाला लास्ट पार्ट क्लियर हुआ कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मतलब उसको एक आर्ट आती है, वही आर्ट उसकी बैंगल मेकिंग और वही उसने पूरी जिंदगी करा है. और ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली. और ये पूरी जिंदगी करके वो सिर्फ एक हाउस बना पाए हैं. और हियरिंग हिम, ये बात ग्रैंडफादर बोल रहे हैं. हाँ 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 हाँ, जो सविता की दादी है उनके Okay. तो सविता के ग्रैंडफादर एक तरीके से. ठीक है. Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. इस लाइन का क्या मतलब है? कंगन बताएगा. कंगन बताओ आप. कौन सा लाइन? ये वाला. Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. Okay, so like having a roof over one's head is actually मतलब ये सब लोग नहीं कर सकते अपने लाइफ में. मतलब सब लोग इतने केपेबल मतलब एट द एंड तक नहीं हो सकते कि मतलब वो लोग अपना एक घर बना ले. बट इन्होंने एटलीस्ट कुछ लाइफ में किया नहीं किया, एटलीस्ट एक घर बनाया अपने लिए. Exactly. और एक और बात बताता हूँ. यहाँ पे ये many have failed का मतलब है ये पहली स्टोरी से कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, जो कि Okay. रैक करते हैं, जिनकी प्रॉब्लम ही ये है कि उनका कोई बसेरा नहीं है. उनको जहां पे भी जगह मिलती है, जहां पे भी उनको काम मिलता है, जहां पे भी उनको कूड़े का ढेर मिलता है, जहां पे वो रैक पिकिंग कर सकते हैं, वो वहां पे शिफ्ट हो जाते हैं. ठीक है. तो उनकी प्रॉब्लम ही ये है कि उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है ना. और यहाँ पे Okay. इनके पास घर है, लेकिन घर होने के बाद भी इनकी ये प्रॉब्लम है कि एक लाइवलीहुड में फंस चुके हैं सब लोग. मतलब एक लाइवलीहुड है बैंगल मेकिंग, उसी में पुश्ते दर पुश्ते फंसी हुई है. मतलब उस एक रट से नहीं निकल पा रहे. समझ पा रहे हो ये बात? जैसे कि कोई गरीब था, किसी का परदादा गरीब था, तो उसका बेटा गरीब, उसका बेटा गरीब, उसका बेटा गरीब, उसका बेटा गरीब. तो ये ऐसे ऐसे होपलेसनेस में डूबते जा रहे हैं. कोई भी डेयर नहीं कर पा रहा है, कोई भी और कोई काम नहीं कर पा रहा है कि कोई पढ़ के किसी शहर में जाके कुछ बन के वापस आए, या कोई कुछ चीज नहीं बनाए, या फिर कोई कोऑपरेटिव ही बनाए. तो यहाँ पे ये लोग बहुत सबड्यूड हो रखे हैं. सबड्यूड का मतलब कि ये लोग दबे हुए हैं. क्योंकि एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि इनके पास अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि इनको गवर्नमेंट लॉज के बारे में नहीं पता. और आखिरी बात, क्योंकि इन्होंने एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया, ना तो अपने बेटे के ना बेटी की, और किसी और इवन ये लोग सोचना भी नहीं चाहते. अभी इन्होंने ड्रीम करने की क्षमता भी छोड़ दिया. मतलब ये और कुछ सोच नहीं पा रहे. यहाँ तक ये बात समझ आई? Yep. ठीक है कंगन, यहाँ तक आपको भी आ गया ना समझ? हाँ. ठीक है. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. मतलब ये सेम प्रॉब्लम जितने भी घर हैं वहां पे फिरोजाबाद में, सब में ये सेम प्रॉब्लम ही है कि अब जो बड़े लोग हैं उनकी बॉडी खराब हो गई है, बच्चों को बैंगल मेकिंग करनी पड़ रही है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते. क्योंकि उन्हें घर चलाना है. और इस वजह से अब उनके जब बच्चे होंगे तो वो भी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक उनके बच्चे होंगे तब तक बड़े लोगों की बॉडी खराब हो गई होगी. तो ये एक तरीके से बहुत विशियस साइकिल चलती जा रही है. बन गया है तो. हाँ, एग्जैक्टली आप बिल्कुल समझ गए. सो फैमिली बिजनेस. हाँ, फैमिली बिजनेस बन गया, लेकिन ये एक फैमिली बिजनेस साइकिल बन गई है जो कि इनको लेके डूब रही है. मतलब इनकी बॉडी खराब कर रही है और इनसे होप को छीन लेती है. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. और क्योंकि ये सारे लोग एक ही काम कर रहे हैं, तो बिजनेस मर चुका है, अपॉर्चुनिटी मर चुकी है. जैसे कि सपोज आपने अभी देखा होगा आजकल जॉब की बहुत प्रॉब्लम है. क्योंकि बहुत सारे लोग इंजीनियर हैं, बहुत सारे लोग MBA हैं, क्योंकि कोई और एवेन्यू नहीं है. साइंस के बाद सबको, मोस्ट लोगों को इंजीनियरिंग लेनी है या लेना है वो लेना है, तो मोस्ट लोग इंजीनियरिंग लेते हैं, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो गवर्नमेंट एग्जाम्स में लाखों लोग लगे हैं. तो बहुत कंपटीशन है. इस वजह से इनके प्रॉफिट्स मर चुके हैं बैंगल मेकिंग में. समझ रहे हो? जैसे कि अगर कभी देखा होगा कि कोशिश करते हैं लोग कि कॉन्फेक्शनरी के साथ एक और कॉन्फेक्शनरी ना खोलें. जहां पे एक दुकान होती है वहां पे दूसरी दुकान सेम टाइप की नहीं खोलते. ऐसा एक रूल होता है मार्केट में. देखा है किसी ने ये? हाँ. तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वरना प्रॉफिट मर जाता है. समझ रहे हो? जैसे अगर आप कोई किसी फल मंडी में जाते हो, फल मंडी मतलब फ्रूट मार्केट में जाते हो, तो वहां पे आप देखते हो कि सारे फल वाले एक साथ बैठे होते हैं, तो सबका प्रॉफिट मर जाता है. अनटिल एंड अनलेस वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं?
उनका कोऑपरेटिव होता है कि 50 रुपए से नीचे कोई भी एक सेब नहीं बेचेगा। ये उनका कोऑपरेटिव है। जाके अगर तुम कभी डीपली ऑब्जर्व करोगे तो सब लोगों के प्राइस फिक्स सबका एक ही रेट है, सबका एक रेट है एग्जैक्टली, और कोई भी कम नहीं करता। इसे ही कहते हैं कोऑपरेटिव, जो कि यहाँ पे मिसिंग है, समझ रहे हो? सो व्हाई नॉट, यही बात अब ऑथर अगले लाइन में बोल रहे हैं, इसलिए मैंने इतना बिल्डअप करा। सो व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव? I asked the group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen. Middlemen मतलब जिनको वो अपना माल बेचते हैं और जो मार्केट में बेचते हैं। Who trapped their fathers, पहले उनको फादर्स को ट्रैप करा, and their forefathers, मतलब दादा को भी ऐसे ही बेवकूफ बनाया, फिर उनके फादर को भी ऐसे बेवकूफ बनाया, और आज इतने साल बाद उनको भी ऐसे ही बेवकूफ बना रहे हैं। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. उनको ऐसा डर है कि अगर वो ऑर्गेनाइज होंगे, मतलब वो निकलना तो चाहते हैं सिचुएशन से, लेकिन उनको बहुत चीजों का डर है। क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है, और मेन थिंग वो एजुकेटेड नहीं है। उनको ये नहीं पता कि पुलिस उनकी हेल्प के लिए है या उनको डांटने मारने के लिए। उनको वो पुलिस से डरते हैं। हालांकि डरता तो मैं भी हूँ पुलिस से, लेकिन मेरे को लॉज पता है ना, और मेरे को पता है कि क्या लिमिट है किसकी, और क्या मेरे लिए करना सही है, क्या मेरे लिए करना गलत है, कि क्या मैं, अगर मेरे से कोई गलती होती है तो मेरे को लॉयर लेना है या मेरे को क्या करना है। लेकिन उनके पास कोई एजुकेशन नहीं है यार, उनके पास कुछ नहीं है। उनके पास सिर्फ ये है कि अगर हम ये करेंगे तो पुलिस हमें परेशान करेगी, अगर हम कोऑपरेटिव बनाएंगे तो पुलिस हमें मारेगी, पीटेगी, परेशान करेगी। तो दे आर नॉट अवेयर, दे आर नॉट एजुकेटेड, और यही उनका थोड़ा फ्लॉ चल रहा है यहाँ पे। सो इवन, अगर रिपीट करता हूँ, even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. They say there is no leader among them, no one who could help them see things differently. Their fathers are as tired as they are. मतलब उनके फादर्स है, उनकी बॉडी खराब हो चुकी है, और अगर बॉडी खराब हो गई है तो वो टायर हो चुके हैं, उनके पास कोई एनर्जी नहीं बची है। वो इस प्रोफेशन ने, इस लाइवलीहुड ने, इस बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री ने उन्हें उनका सारा एंथुजियाज्म, होप और एनर्जी सबको सक कर लिया। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy and greed to injustice. मतलब वो एक ही बात दोहराते रहते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात पूछूं? या जैसे कभी सपोज आपका कोई पेपर खराब चला गया, एग्जाम कभी कोई खराब चला जाता है बचपन में, तो आप हमेशा घर आने के बाद भी परेशान रहते हो ना, और ये मतलब सोचते रहते हो कि शिट, अगर ये वाला क्वेश्चन में ये आंसर लिख लेता, या ये वाले क्वेश्चन में ये आंसर लिख लेती तो मेरा आज सही होता है। ऐसा होता है? नहीं, हर एग्जाम के बाद ही होता है। नॉट हर एग्जाम, ये सही बात है। नहीं, मेरा ऑलमोस्ट हर एग्जाम के बाद ही रहता है। लाइक ये 1 मार्क का भी, ये यहाँ पे क्या है, हो गया, क्यों हो गया, एग्जैक्टली। तो वो 1 मार्क्स भी ज्यादा रहता है, क्योंकि उसमें एकदम डायरेक्ट पता चलता है गलत या सही। हाँ, तो वही तो यहाँ पे भी ये जो इनके इस वक्त यंग जनरेशन है फिरोजाबाद की, वो भी दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल, मतलब एक ही चीज में घूमते रहते हैं कि हमें इस काम से निकलना है, लेकिन हम कैसे निकलना है कैसे निकले, लेकिन नहीं निकल सकते। और इनके ये इतना कंडीशन हो चुका है इनका माइंड, ये सुन के और ये सोच के, कि अब उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। मतलब पॉवर्टी टू एपैथी मतलब पॉवर्टी गरीबी, एपैथी मतलब, एपैथी क्या होता है, कोई बताएगा? समझना बहुत जरूरी है एपैथी को, चाहे सर्च करके बताओ, याद रहेगा तो। क्या एपैथी क्या होता है? एपैथी, हाँ, ये शायद 3-4 टाइप के होते हैं। सिंपैथी, एपैथी का बताओ, एपैथी का चाहे सर्च करके बताओ। एपैथी, यार, वी फील बैड फॉर समथिंग, ये मैंने लिखा था पहले। वी फील बैड फॉर समथिंग और समटाइम अबाउट बैड। हाँ, तो मतलब वो अपने बारे में एपैथेटिक हो जाते हैं, मतलब वो अपने पे तरस खाने लगते हैं एक तरीके से, समझ रहे हो? पॉवर्टी, कहाँ गया? हाँ, दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल, मतलब एक स्पाइरल में फंस चुके हैं वो। पॉवर्टी टू एपैथी मतलब अपने पे पहले गरीबी देखते हैं अपनी, फिर उस पे तरस खाते हैं, फिर उनको ग्रीड होता है। ग्रीड किस लिए होता है उनको, कोई बताएगा? लालच, ने क्यों होता होगा लालच? बच्चों को ना, बच्चा नहीं, इन द सेंस कि जो कि यंग जनरेशन जो कि काम कर रही है फिरोजाबाद की, लाइवलीहुड। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली, एकदम सही पॉइंट, बैंग ऑन। मैं सोच रहा था कि शायद नहीं बता पाओगे, लेकिन बहुत अच्छा। क्यों लालच होता है? सपोज दीपक देखो,
मैं इस वक्त एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, ठीक है। अब अगर मेरे से कोई बोले कि तुम जाके इकोनॉमिक्स सीखो या तुम सोशियोलॉजी सीखो, ये सीखो, तो मेरे को तो ये रहेगा ना कि मैंने यार अपने 20 साल जिंदगी के इसमें लगाए हैं, कुछ साल जॉब करी है, कुछ साल काम करा है, इतना सीखा है, इतने प्रोजेक्ट्स बनाए, तो मैं क्यों ना इसी में ही आगे कंटिन्यू करूँ। तो ये मेरी ग्रीड है जो कि मुझे दूसरे चीज में शिफ्ट होने से रोक रही है। समझ पा रहे हो ये? क्यों? सिर्फ और सिर्फ बाहर के सर्कमस्टेंसेस ही नहीं, अंदर के उनके माइंड के सर्कमस्टेंसेस भी उनको बाहर मूव आउट करने के लिए नहीं दे रहे। कंगन, आप समझ पा रहे हो? आप हो यहाँ पे? हाँ हाँ। तो ये पॉइंट आप समझे, ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था? इट इज लाइक सिमिलर कि अभी लॉकडाउन में बाहर जाना है पर जा नहीं सकते, सोचना है कैसे जाना है, पर फिर वापस घर पे बैठ जाऊं। एग्जैक्टली, एक स्पाइरल है। तो इस स्पाइरल में फंसे हैं। एंड टू इनजस्टिस मतलब कि उन्हें लगता है कि अगर वो ट्राई भी करेंगे तो उनके साथ इनजस्टिस होगी, मतलब पुलिस उनके साथ दुर्व्यवहार करेगी, उनको मारेगी, पीटेगी या उनको परेशान करेगी, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि पुलिस तो उनके लिए ही है। तो ये एक स्पाइरल में फंसे हैं। तो लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स। one of the family caught in the web of poverty, burdened with the stigma of caste in which they are born. The others, a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of the law, the bureaucrats and the politicians. समझ पा रहे हो? इसका मतलब है कि वो दो वर्ल्ड्स दिख रहे हैं उसको। एक वर्ल्ड, मतलब फिरोजाबाद में दो तरीके के वर्ल्ड्स फ्लरिश कर रहे हैं। एक वर्ल्ड है वेब ऑफ पावर्टी, जिसमें ये मुकेश रहता है। दो वर्ल्ड्स हैं, एक तरीके के वर्ल्ड में मुकेश रहता है और एक तरीके के वर्ल्ड में ये जितने भी ऑफिसर्स, पुलिस और वो ये रहते हैं। क्योंकि ये लोग भी हेल्प तो नहीं कर रहे, हालांकि ये इन्हें रोक ना रहे हो, लेकिन ये लोग भी इनको हेल्प तो नहीं कर रहे ना आगे बढ़ने के लिए। वहां के कलेक्टर, वहां के मिनिस्टर, वहां के गवर्नमेंट, वहां की अथॉरिटीज। समझ आ रहा है इतना? हाँ। तो आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। One of the family caught in the web of poverty, burdened by the stigma of the caste in which they are born. मतलब उनको स्टिग्मा है, मतलब उनको इसके बारे में एंजाइटी है कि वो तो लो कास्ट हैं। The others a vicious cycle of the साहूकार्स। साहूकार्स क्या होते हैं पता है? बताओ क्या होता है? मनी लेंडर्स। Exactly, very good. मनी लेंडर्स। साहूकार क्या होते हैं? वो तुम्हें पैसा लेंड करते हैं और उस पर इंटरेस्ट खाते हैं। द मिडिलमैन। अब साहूकार बताते हैं कि वहां पे प्रॉपर इन लोगों के लिए बैंक्स भी नहीं है। द मिडिलमैन मतलब जो मार्केट में जाके बेचते हैं उनका सामान, उनसे कम दाम पे खरीदते हैं। जैसे अगर किसी ने देखा हो, यहाँ पे गुड़गांव के पास एक बहुत कोई गुड़गांव आया कभी? तो गुड़गांव की जो वो पहाड़ी रास्ता है गुड़गांव का, वहां पे बहुत सारे पॉटरी शॉप्स, बहुत सारे सैपलिंग शॉप्स, बहुत कुछ है। कभी देखा है? नहीं, गया नहीं हुआ अभी तक। हाँ, तो वहाँ पे क्या होता है, वो सैपलिंग्स को सस्ते में खरीदते हैं मिडिलमैन, और इन सैंक्चुरीज को बेच देते हैं, और इस तरीके से मतलब वो लोग पैसा कमाते हैं। तो इसका मतलब होता है मिडिलमैन, किसी से सस्ते में खरीदना और उसको महंगे में बेच के प्रॉफिट कमा लेना। होलसेल बेसिकली होलसेल। द पुलिसमैन तो तुम्हें पता ही है। एंड द कीपर्स ऑफ द लॉ कौन हो गए? गवर्नमेंट हो गई। द ब्यूरोक्रेट्स कौन हो गए? कलेक्टर्स हो गए, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स। एंड द पॉलिटिशियंस कौन हो गए? जितने भी मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं जितनी भी, जैसे एमएचआरडी है, ये सब पॉलिटिशियंस के अंदर आ गए। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। मतलब जैसे ही बच्चा पैदा होता है, उसके ऊपर एक बैगेज, उसके ऊपर एक बोझ डाल दिया है कि उसे अगर कुछ करना है तो वो बैंगल मेकिंग ही करनी है। बिफोर ही इज अवेयर, ही एक्सेप्ट्स इट। और इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाए, कुछ और चीज के बारे में समझ पाए। आज अच्छा एक बार बताओ, आप लोग बहुत सारे रास्ते देख पा रहे हो अपनी जिंदगी में, देख पा रहे हो कि क्या क्या प्रोफेशंस होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, आगे क्या करोगे, कैसे देख पा रहे हो? अच्छा दीपक आप बताओ। आगे एक तो मतलब जो मैं देख पा रहा हूँ, एक तो वैसे इंटरनेट हो गया और पेरेंट्स की गाइडेंस हो गई, खुद का एक ड्रीम हो गया, ये सारी चीजें। तो आपको ड्रीम इनसे करने जो हाँ बताओ। फ्रीडम है, ड्रीम करने का एक फ्रीडम है अपना। हाँ, तो आपको ड्रीम करने की फ्रीडम कहाँ से आई, ये जानना चाहता हूँ। पेरेंट मतलब बेसिक था मेरे लिए पेरेंटल, क्योंकि ऐसा कोई प्रेशर था नहीं, ये प्रेशर जो ऊपर से कि तुम्हें करना है, फ्री था, पढ़ना था बस, और ड्रीम क्रिएट करना था अपना। और एजुकेशन को भी आप क्या श्रेय देना चाहोगे, इसमें पार्ट देना चाहोगे कंट्रीब्यूशन का, कि आप एजुकेटेड हुए? आप वही ले जाएगा मेरे को,
वो तो मैंने एक जर्नी सोच रखा है, अब जाना तो उसी के साथ है। एग्जैक्टली तो बेसिकली आप फ्री थे, आप कुछ चूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ हाँ। पे तो जैसे ही बच्चा पैदा हो रहा है उसके ऊपर एक बोझा लाद दिया है कि भाई तू तो, भाई या बहन जो भी, तू तो बनेगा बैंगल मेकर टड़ा, ठीक है। तो टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, मतलब इतना बड़ा भार उसके पैदा होते ही रख दिया है, बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एंड एज नेचुरली एज हिज फादर। मतलब उसके फादर के साथ भी हुआ, अब फादर के साथ यही हुआ, फादर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अब फादर ने आगे चल के कुछ करा बैंगल मेकिंग में, और अब उसकी बॉडी खराब हो गई, आंखें खराब हुई हैं, तो उसके जो बच्चे हैं अब उसको भी यही करना पड़ेगा क्योंकि फैमिली को तो पालना है ना। हाँ। और इस वजह से वो स्कूल नहीं भेजेगा अपने बच्चों को क्योंकि बैंगल मेकिंग फैक्ट्री या बैंगल मेकिंग करानी है उनसे। आ रहा है समझ? हाँ पूरा। बढ़िया। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ भी और करना, इवन पढ़ाई Exactly. करना भी मीन करेगा टू डेयर, कुछ और करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब उसको डेयरिंग करता हुआ मुकेश दिखता है, आई एम चीयर्ड, मतलब ऑथर को बहुत खुशी होती है क्योंकि ऐसा नॉर्मल नहीं है, ये एक एग्जॉटिक चीज है वहां पे कि मतलब जब सब लोग एक हर्ड मेंटालिटी को फॉलो करके बैंगल मेकिंग सारे लोग बैंगल मेकिंग में लगे हुए हैं, तब वहां पे एक मुकेश, एक लड़का है, छोटा बच्चा है जो कि एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो वो बोलता है आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक। ही रिपीट्स ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न, बट द गैराज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। आई विल वॉक। जब ऑथर उससे पूछती है कि तुम क्या करोगे, तो कहता है मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। और जब उससे पूछते हैं कि कहाँ जाओगे, तो वो कहता है कि गैराज में जाऊंगा एंड लर्न। लेकिन जब ऑथर पूछती है कि गैराज तो बहुत दूर है तो क्या करोगे, तो कहता है मैं चल के चला जाऊंगा, कोई बात। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? ऑथर उससे एकदम ऐसे ही मतलब मजे मजे के लिए, क्योंकि वो ऑथर है, तो पूछती है कि क्या तुम्हें, क्योंकि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। और एक जैसे अगर किसी को पता हो, कंगन से भी मैं पूछूंगा ये बात, कंगन क्या तुमने नोटिस करा है कि जैसे बहुत सारे जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे पूछो कि तुम क्या बनोगे, तो वो ये बोलते हैं कि आई वांट टू बी अ पायलट, आई वांट टू बी अ सोल्जर, पायलट। बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल, मेरे घर में 3-4 हैं। हाँ। लाइक मैं इस पे पिटा भी था एक बार, बहुत सही क्वेश्चन है ये। तो क्या कहानी बताओ 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 भाई। कुछ नहीं, पापा ने 2 ही ऑप्शन रखे, पायलट या ऑटो वाला। दीदी ने पायलट चुन लिया, मेरे पास ऑटो वाला बचा था, मैंने वो चुन लिया। तो बस, अब पापा तो थे बट चाचा वाचा जो भी थे वो सब गांव की बात है, सब सही है। कोई नहीं। अब तो भाई, अब तो तुम 12वीं में हो, अब तो तुम्हारे पास अपने पास पाथ है, हाँ, अब तो उसको चॉइस फॉलो है करना। यूपीएससी है अपना, अच्छा गोल है यूपीएससी ने तो। और क्या, ऑल साइंस में पीएचडी, 2 क्वेश्चन 2 है मेरे पास, बेहतरीन। बिल्कुल बढ़िया, सही है। सो वो कहते हैं कि आई विल वॉक, सो यू, तो ऑथर एक इंट्रीग्ड हो जाती है कि सब लोग, सारे बच्चे तो एक पायलट बनना चाहते हैं क्योंकि ये हर कोई यही बोलता है। तो वो पूछती है कि क्या तुम भी प्लेन उड़ाना चाहते हो, प्लेन उड़ाना चाहते हो क्या? तो वो कहता है ही सडनली साइलेंट, नो, ही सेज, स्टार्ट स्टेयरिंग एट द ग्राउंड इन हिज स्मॉल मर्मर, मतलब कुछ ऐसे करने लगता है वो। देयर इज एन एम्बैरेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट। He is content to dream of cars and he sees hurtling down the streets of his town. मतलब कि जब उससे ऑथर पूछती है कि क्या तुम प्लेन उड़ाना चाहते हो, तो उसने कभी ये बात सोची ही नहीं होती है कि यार प्लेन भी उड़ा सकते हैं क्या, क्योंकि उसने तो गाड़ी ही हाँ। देखी होती है। तो एकदम सोचो, थोड़ा हम्म। एम्बैरेसमेंट होता है कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा मैंने क्यों नहीं सोचा। लेकिन फिर वो एकदम से बोलता है नहीं, मैं तो मोटर मैकेनिक ही बनूंगा। क्यों? क्योंकि उसने ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, बहुत सारी कार्स को हर्टलिंग डाउन देखा है, और वो उसकी रियलिटी है एक तरीके से, मतलब उसको वो चीज रियल लगती है, मतलब थोड़ी अचीवेबल लगती है। जैसे कि जो लोग मुंबई में ही पैदा होते हैं, ज्यादा चांस है कि वो थिएटर करते हैं। कंगन, आपको क्या पता है बात की, जो मुंबई में पूरे इंडिया, अगर आप एक सर्वे कराओ या फिर एक चार्ट देखो, एनालिसिस करो, तो सबसे ज्यादा लोग दिल्ली और मुंबई में ही, दिल्ली और महाराष्ट्र में ही थिएटर करते हैं पूरे इंडिया में। हाँ हाँ ऐसा हाँ, क्यों है? महाराष्ट्र का बेसिकली, ऐसा क्यों है, कभी सोचा है? बिकॉज मे बी द फिल्म सिटी वही है। एग्जैक्टली वो उनके लिए एक रियल लाइफ चीज है। जैसे अगर मेरे को कोई बोले कि जाके जाओ और अब एक सीरियल में जाके एक्टिंग के लिए ऑडिशन दो, तो मैं नहीं शायद कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो मेरे एक्सपीरियंस के अंदर ही नहीं है, वो मेरे जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है उस चीज के अंदर ही नहीं है। मैं किसी को नहीं जानता जिसने ऑडिशन करा है टीवी सीरियल के लिए या काम करता है, तो ये चीज मेरे लिए रियल नहीं है। वैसे ही प्लेन उड़ाना उसके लिए रियल नहीं है, लेकिन गाड़ी चलते हुए देखना उसने बहुत बार देखा है अपनी स्ट्रीट में, तो गाड़ी को उसने चलते देखा है, इसलिए वो उसकी रियलिटी है।
तो वो इसलिए कहता है कि नहीं, he is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. Few airplanes fly over फिरोजाबाद. ठीक है, तो ये आखिरी लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब दोनों मिलके एक एक करके बताओगे. सबसे पहले कौन बताएगा? फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद का क्या मतलब है? लाइक फिरोजाबाद इज रूरल एरिया की, तो बेसिकली इससे मतलब हम लोग को पता चलता है, ठीक है. तो मतलब वहां पे इतने ज्यादा मतलब प्लेन्स एंड ऑल नहीं उड़ते, लाइक कभी कभार एक दो उड़ गया तो देख लिया, इस टाइप से समथिंग. हाँ, वही. एग्जैक्टली. और अब दीपक बताएगा. एक सेकंड है कि स्लाइट इशू है. कोई नहीं. हाँ सही हो गया. हाँ, तो मेरे हिसाब से फिरोजाबाद एक अर्बन एरिया है, था पहले भी. अर्बन नहीं, एयरपोर्ट रूरल. होंगे रूरल बेसिकली, बट फिरोजाबाद रूरल एरिया था. इस सिनेरियो में तो ऐसा कुछ नहीं दिखाया हमको. लिखा है ना, यहाँ पे देखो, मैं दिखाता हूँ. प्रिमेवल लिखा था ना, प्रिमेवल. अच्छा, तो मतलब एरिया, मतलब उसका एरिया प्रीमेबल था ना, मतलब एरिया फिरोजाबाद थोड़ी था, वो तो था मॉडर्न सिटी तब से, जैसा अभी का बॉम्बे बॉम्बे हो गया, वैसे नोएडा हो गया जैसे भी. जहाँ पे वो रहता है, मतलब जहाँ पे वो रहता है. हाँ, वहाँ उस एरिया मतलब कोई आसपास एयरपोर्ट नहीं होंगे, या फिर उसका बेसिक है कि एयरप्लेन से ज्यादा वो गाड़ियों को देखता है. एग्जैक्टली, सिंपल. मतलब वो उसकी रियलिटी नहीं है. एयरप्लेन उसकी रियलिटी नहीं है ना. नहीं है, वो रेयरली कभी देख लेता है कि हाँ एयरप्लेन क्रॉस हो रहा है. उसका ज्यादा ध्यान नीचे ही रहता है, वो क्राउचिंग करने का रहता है, कहाँ गोल्ड मिल जाए गार्बेज में से. तो उसका किसी उतना को. ध्यान कभी ऊपर गया नहीं, आसपास हाँ, रोड में देख लिया बस. सही. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया ये वाला. तो समझ आया चैप्टर दोनों को? हाँ हाँ. अब हमारा अब जो टास्क है वो ये है. यहाँ पे मैंने एक तो इसकी समरी में पॉइंट दिए हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना टेक्स्ट बुक से, सारे यहाँ पे इसके सोल्यूशंस भी दिए हैं आपको. ये जो लिंक है, वही सेम वाला हाँ. लिंक है जो उस दिन लिंक दिया था ना मैंने, गूगल डॉक्स का लिंक. हाँ, मेरे को प्रॉब्लम हुआ था उस लिंक में, मतलब अगर होमवर्क सबमिट करने के लिए वो मेरा लिंक खुल नहीं रहा था. लाइक वो एक्चुअल लिंक जो आपने ग्रुप में दिया वो खुल गया, फिर उसके बाद उसमें दो लिंक और था ना, तो वो दोनों लिंक नहीं खुल रहा था मेरे से. कौन सा, ये वाला? हाँ हाँ. हाँ, तो इसका क्या करना है, जाना है, इसको कॉपी करना है, ब्राउजर में जाके पेस्ट करना है और खोलना है. ओके ओके, गूगल में खोलना है मतलब. हाँ हाँ, ओके ओके, ठीक है. ठीक है. तो अगर हाँ किसी को हाँ. पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे पीडीएफ पड़े हैं, और नोट्स वोट्स भी मैं बना भी रहा हूँ, और कुछ कुछ डाले भी हैं, और भी नोट्स वोट्स डालूंगा. और ओके. एक काम करो दोनों, एक एक चैप्टर से उठा लो. जैसे कंगन, आप शुरुआत से उठा लो, लास्ट लेसन से उठा लो, और जो दीपक, आप पोयम से उठा लो, और ना जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स है ना, उस या ऐसा करो, प्रीवियस ईयर के पेपर जो है उनको भी ना देखते जाना साइड बाय साइड. ये कहने का मतलब है मेरा. हाँ वो तो है. हाँ. क्योंकि एंड में मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर्स के भी सारे डॉक्यूमेंट्स दूंगा पढ़ने के लिए, तो उससे तुम्हारा बहुत आसान हो जाएगा. लेकिन अभी भी देखते जाना. जैसे लास्ट लेसन कवर हो गया, तो लास्ट लेसन के प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन देख लिया, अच्छा ये आया था, 2 वाला आया था. जैसे सैम्पल पेपर में मैंने देखा था कि पिजन्स वाला आया था क्वेश्चन. तो तुम्हें एक आइडिया लगता जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, और तुम्हारे अंदर से ना डर खत्म हो जाएगा. पिजन वाला तो शायद पहले दला उसमें था, लास्ट लेसन में. फ्रैंक वाले में. हाँ हाँ, उसी का बता रहा हूँ. एनवायरनमेंट और उससे बता रहा था. हाँ हाँ. हाँ. और उसके भी सारे, दीपक अगर तुम देखोगे, उसके भी सारे आंसर, पिजन वाले के भी इवन, और जितने भी हैं क्वेश्चन, सबके आंसर यहाँ पे मैंने इस डॉक्यूमेंट में ही दे रखे हैं. तो इसको खोल के देखना. आज इस सेशन को यहीं पे हम एंड करते हैं, और अगर कोई कुछ बोलना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, तो पूछे इस वक्त, या कुछ बताना चाहता है. कैसा लगा सेशन दोनों को, बताओ. ये तो अच्छा था. बहुत अच्छा लगा. पॉजिटिव वाइब्स थी बहुत ज्यादा क्लास में, बहुत सही था. सही था ना. तो अब आपका यही होमवर्क है कि जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं इस लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के, इनको जाके एक बार रीड थ्रू करो, और थोड़े पॉइंट्स बना के देखो, अपनी टेक्स्ट बुक में ही पॉइंट्स बना के देखो. और फिर अगर टाइम बचे तो एक जो इस बार का सैम्पल पेपर था ना, जो 2020 में आया था सैम्पल पेपर, उसको खोल के देखना. उसमें सोल्यूशंस भी हैं सीबीएसई के, कि कैसे आता है पेपर. और हालांकि इस बार तो अलग तरीके से पेपर आएगा, क्योंकि बहुत चीजें चेंज हो गई हैं, कुछ हाँ. चैप्टर डिलीट हो गए हैं.
तो थोड़ा देखना, थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसे सीबीएसई के कैसे पेपर आते हैं। तो मैं तुम्हारे अंदर से ना डर खत्म करना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात है। बहुत लोगों ने डर होता है, हाँ सही है। तो अगर 90 के ऊपर जाना है ना, तो ये डर तो खत्म करना है। कंगन का भी ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम है? या ह्यूमैनिटीज। ओके। तो ठीक है। भैया एक हाँ डाउट था, हाँ हाँ, बताओ बताओ। बट मेरे पास तो लाइक वो जो बुक होता है सैम्पल पेपर का, बुक तो नहीं है, तो नेट में कैसे मिल जाएगा? यहाँ पे होना चाहिए ना, बुक नहीं, बुक कुछ खरीदने के लिए नहीं कह रहा मैं, कुछ भी खरीदना नहीं है, सब नेट पे है, ठीक है। अच्छा। सीबीएसई की वेबसाइट पे होना चाहिए सैम्पल पेपर, जहां से मैंने भी, मेरे को तो मेरे भाई ने भेजा था वो सैम्पल पेपर, यहाँ पे ही होना चाहिए। रुको एक बार देख के बताता हूँ। आप फॉरवर्ड कर दो ग्रुप में। चलो ठीक है, मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। बढ़िया, ठीक है। ठीक ठीक है। तो बढ़िया, सेशन अच्छा था। अब तुम लोग ये चैप्टर मेरी तरफ से मैंने समझा दिया है। इसके यहाँ पे जो क्वेश्चंस है तुम्हारे गूगल डॉक में, तुम्हारी नोटबुक में, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से लिखे हैं, आंसर लिखे हैं। एक बार देखना, इनको पढ़ लेना एक बार सारा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इतना मेरा वादा है। हाँ अच्छा ठीक है। ठीक है, चलो बाय। ओके ओके, बाय बाय। बाय एवरीवन, चलो बाय। बाय भैया, बाय कंगन। बाय बाय।